हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर 3 प्रेफरेंसेस की 3.3 टॉपिक की, जो कि है हमारा इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की, तो वो बेसिकली क्या शो करता है, वो एक ग्राफ को शो करता है। ये ग्राफ हमारा किस बेसिस पे बनता है, जो भी हमें गिवन कंडीशन होगी इंडिफरेंस कर्व की, जो भी उसकी इक्वेशन हमें गिवन होगी, जो भी हमें यूटिलिटी फंक्शन गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनता है। और ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हमारे दो गुड्स एंड सर्विसेज के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को, डिफरेंट वैल्यूज को, हमारी दो गुड्स एंड सर्विसेज की, जो हम अपने एक्स एंड वाई एक्सेस पर लेंगे। अब जो भी ये हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, वो इन डिफरेंस कर्व पर शो करते हैं कि वो हमें सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम अपनी छोटी क्लास को याद करें, तो वहां पर हमने इंडिफरेंस कर्व को कुछ इस तरीके से पढ़ा है कि ये हमारा ग्राफ है। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पर एक गुड या एक सर्विसेज को ले लेंगे और वाई एक्सिस पर दूसरे गुड और दूसरी सर्विसेज को ले सकते हैं। ये हमारा इस तरीके से इंडिफरेंस कर्व होता है। यहाँ पर इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स लाई कर रही हैं, वो वी एज अ कंज्यूमर हमको सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये हमें सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी को दे रही है। मतलब कि ये सारे पॉइंट के बीच में वी एज अ कंज्यूमर हम इनडिफरेंट है। हमारे लिए ये सारे पॉइंट इक्वली हमें हैप्पी करेंगे, क्योंकि हम इन सब पॉइंट के बीच में इनडिफरेंट है। हमें ये इक्वली पसंद है क्योंकि ये हमें सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ अब यहाँ पर एक कैच क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व की, तो छोटी क्लास में हमने पढ़ा है कि हमारा इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से बनता है, कॉन्वेक्स बनता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स ही बने। ये डिपेंड करता है कि हमारा यूटिलिटी फंक्शन कैसा है। हमारी यूटिलिटी फंक्शन पर डिपेंड करता है कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो किस तरीके से बनेगा। तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्वेक्स ही हो, वो किसी भी डिफरेंट शेप में हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं यूटिलिटी फंक्शन की, तो उसको भी हम देख लेते हैं। बेसिकली हम यूटिलिटी फंक्शन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा इंडिफरेंस कर्व सेम लेवल की यूटिलिटी की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व ये बना है, ये क्या शो कर रहा है, सेम लेवल की यूटिलिटी। तो हमें इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करने के लिए यूटिलिटी फंक्शन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल को लें, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं एक यूटिलिटी फंक्शन की, तो हम एक ऐसा यूटिलिटी फंक्शन ले रहे हैं जो कि अगेन हमारे कॉन्वेक्स आईसी को ही बनाएगा। बट आने वाली वीडियोस में जो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट होंगे इसके अलावा, उसमें हम डिफरेंट आईसीज को भी देखेंगे अपने डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शंस के साथ। तो यहाँ पे हम इसी कंडीशन की एक बात करते हैं, मोर लॉजिकल वे में अपनी यूटिलिटी फंक्शन के साथ। अगर हम बात करें यहाँ पर यूटिलिटी फंक्शन की, तो हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन है, जो हमें यूटिलिटी मिलेगी, कंज्यूमर को जो यूटिलिटी मिलेगी, वो किस पर डिपेंड करती है कि वो दोनों गुड्स को या दोनों सर्विसेज को कितनी क्वांटिटी में ले रहा है। X1 एंड X2 पर डिपेंड करेगी, हमारे गुड वन एंड गुड टू की क्वांटिटी पर, है ना। तो यहाँ पर हमने ले लिया कि ये जो यूटिलिटी फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, X1 मल्टीप्लाई बाय X2। और यहाँ पर अगर हम आईसी की बात करें, इंडिफरेंस कर्व की बात करें, तो हमने क्या देखा है कि हमें इस तरीके से इन दोनों के कॉम्बिनेशन लेने हैं जो हमें सेम लेवल की यूटिलिटी को देंगे। तो हम ले लेते हैं कि वो सेम लेवल की जो यूटिलिटी है, मान लो कि वो है 12। अब हमें इस तरीके से कॉम्बिनेशन लेने हैं कि हमारी जो टोटल यूटिलिटी आए वो 12 आए। और हम कॉम्बिनेशन किस बेसिस पे ले रहे हैं, इन दोनों की वैल्यूज किस बेसिस पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने यूटिलिटी फंक्शन दे दिया कि हमारा x1 मल्टीप्लाई बाय x2। मतलब कि हम इस तरीके से दोनों की वैल्यू रखेंगे कि हमारा जो ये यूटिलिटी फंक्शन की इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाए, हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए हमारे राइट हैंड साइड के। तो ये जो हमें कंडीशन गिवन है पर्टिकुलर, कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, ये हमारे हर
डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शन में डिफरेंट कंडीशन गिवन होती है और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो आईसी है वो ग्राफ पर बनता है ना। तो हम अगर इसकी बात करें यहाँ पर, तो हम किस तरीके से दोनों की वैल्यूज को ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर मैं x1 को 1 लेती हूँ, तो यहाँ पर मुझे x2 को क्या लेना पड़ेगा कि मेरा जो टोटल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर आ जाए वो 12 आ जाए, है ना। तो यहाँ पर मैं x2 को 12 ले लूंगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 हमारा टोटल यूटिलिटी सेम रहेगा। सेम हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं कि अगर मैं इसको 2 ले रही हूँ तो यहाँ पे मैं इसको 6 ले लूंगी, अगेन मेरी जो यूटिलिटी है वो सेम आ गई 12। यहाँ पर मैं और डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ले सकती हूँ कि यहाँ पर अगर मैंने इसे 3 ले लिया तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर 4, फिर 3 4 अगेन 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ x1 को 4, तो हमारा x2 हो जाएगा 3, अगेन 12 आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको ले लेती हूँ अगर 5, तो यहाँ पे मैं इसको क्या ले लूंगी, यहाँ पे मेरा ये 12 आ जाएगा। अब 12 डिवाइडेड बाय 5 हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, तो वो बेसिकली क्या होगी हमारा 2.4। फिर अगर मैं यहाँ पर ऐसे 6 ले लेती हूँ तो हमारी कुछ वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2 और 6 2 अगेन हमारा हो जाएगा 12। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमने डिफरेंट बंडल्स लिए हैं, ये जो हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिए हैं हमारी x1 एंड x2 के, ये सब हमें सेम लेवल की यूटिलिटी को प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम अब इसके ग्राफ की बात करें कि हमारा आईसी किस तरीके से ड्रॉ होगा, तो उसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हमारा एक रफली ग्राफ हो गया जहां पर हमने अपने एक्स एक्सिस पर गुड 1 की क्वांटिटी को लिया है एंड अपने वाई एक्सिस पर गुड 2 की क्वांटिटी को लिया है। ये जो हमारे x1 एंड x2 के डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जो हमें सेम लेवल की यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, अब हम इन सब कॉम्बिनेशंस को इस ग्राफ में पुट कर देंगे। तो 1 बाय 1 उसको पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया हमारा 1,12। फिर उसके बाद अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट है हमारा 2,6, तो वो कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही हम अपने बाकी कॉम्बिनेशंस को भी यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये सारे हमारे डिफरेंट बंडल्स हो गए, ये सारे हमारे डिफरेंट बंडल्स हो गए जो हमें गिवन सिचुएशन में, जो हमारी ये कांस्टेंट यूटिलिटी है इस गिवन सिचुएशन में सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पर अगर हम इन सब बंडल्स को ज्वाइन कर दें तो हमारा इंडिफरेंस कर्व आ जाएगा। तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं सारे पॉइंट्स को। ये मेरा एक रफली कर्व कुछ इस तरीके से जाएगा आईसी का। आई नो कि ये इतना परफेक्ट नहीं है बट यू विल गेट अ रफ आइडिया कि हमारा जो आईसी है वो किस तरीके से बनेगा इस गिवन सिचुएशन में। तो यहाँ पर ये हमारा आईसी हो गया। इस आईसी के ऊपर जितनी भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे, यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब हमें सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन देंगे। अब यहाँ पर ये जो हमने 6 बंडल ड्रॉ करे हैं ये तो हमें सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी को दे ही रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम कोई भी पॉइंट यहाँ पर ले, तो जैसे हमने यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया, अब इस पॉइंट पर भी हमारी 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू होगी x1 की और उस पर हमारी x2 की कुछ वैल्यू होगी। अगेन वो भी हमें सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन देगा क्योंकि वो भी मेरे यहाँ पर सेम आईसी पर है। एक पर्टिकुलर आईसी पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो हमें सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दीज 6 पॉइंट्स हमारे जो और भी कॉम्बिनेशन होंगे, जो भी इसके ऊपर पॉइंट्स लाई करेंगे, जो भी कॉम्बिनेशन होंगे, बंडल्स होंगे, वो सब भी हमें सेम लेवल की यूटिलिटी को देंगे। यहाँ पर हम ऊपर भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन भी करा है कि हमारे ऑल दी पॉइंट्स दैट लाई ऑन दी आईसी shows the same level of satisfaction, और अगर वो सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं तो हमारा जो कंज्यूमर है वो उन सब पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, इनडिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट हो जाएगा। इनडिफरेंट हो जाएगा का क्या मतलब है,
क्योंकि यहाँ पर ये जो सारे पॉइंट हैं वो सेम लेवल के सेटिस्फेक्शन देंगे, सेम हैप्पीनेस देंगे, सेम यूटिलिटी देंगे। तो हमारे कंज्यूमर के लिए ये सारे पॉइंट जो है इक्वली अच्छे होंगे। इक्वली अच्छे होंगे तो वो इनडिफरेंट हो जाएगा, वो सबको इक्वली पसंद करेगा। वो चूज नहीं कर सकता इन सब पॉइंट में से कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा कम अच्छा है। वो बोलेगा भाई मुझे सारे पसंद है। वो इनडिफरेंट हो जाएगा उन सब बंडल्स के लिए यहाँ पर। और यहाँ पे अगर हम बात करें हैं ऑन दी आईसी, यहाँ पर ऑन दी आईसी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा ऑन दी सेम आईसी। क्योंकि अगर हमारे पास डिफरेंट आईसी होगा तो वो डिफरेंट यूटिलिटी को शो करेगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम एक पर्टिकुलर आईसी की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर आईसी, जैसे यहाँ पर हमारा ये एक आईसी है, सिर्फ वन आईसी हमने ड्रॉ करा है। ये इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमें सेम लेवल की यूटिलिटी को प्रोवाइड करेंगे। हमारा कंज्यूमर को ये सारे पॉइंट्स जो इस पर्टिकुलर आईसी पर बने हुए हैं, ड्रॉ हुए पड़े हैं, लाई करते हैं, वो सारे पॉइंट्स जो है उसको इक्वली पसंद होंगे। सारे पॉइंट्स जो हमारे इस आईसी पर लाई करते हैं, ये सब पॉइंट्स। तो यहाँ पर अब हमारा जो है आईसी हमें क्लियर हो गया कि आईसी बेसिकली होता क्या है, शो क्या करता है और किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम और पॉइंट्स की बात करें, तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट 2 है वो काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे हम क्या बात करते हैं कि हमने जैसे ऊपर बात करी कि हमारा जो आईसी होता है, आईसी होता है वो शो करता है वो सारे बंडल जो हमें सेम लेवल की यूटिलिटी को प्रोवाइड करता है। जब हमें सारे सेम लेवल की यूटिलिटी को प्रोवाइड करेंगे तो हम नहीं बता सकते कि उनमें से कौन अच्छा है और कौन बुरा है, क्योंकि हमने क्या देखा कि अगर वो सेम लेवल की यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब कि कंज्यूमर को वो सारी पॉइंट इक्वली पसंद है, उसके बीच में जो हमारा कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट हो जाएगा। तो सिचुएशन में हम एक आईसी के ऊपर जितने भी बंडल्स होते हैं उसमें नहीं बता सकते कंपेयर करके कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है ना। तो यहाँ पर हमारा जो समरी है वो बेसिकली क्या बात करती है कि हम यहाँ पर रैंक नहीं कर सकते हैं उन सारे बंडल्स को। मतलब कि यहाँ पे अगर हम बात करें हैं आईसी की, ये हमने जो ऊपर आईसी ड्रॉ करा है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे, लेट सपोज एक यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर ये बी पॉइंट है, तो हम नहीं बता सकते कि हमारा ए ज्यादा अच्छा है बी से या फिर बी ज्यादा अच्छा है ए से, क्योंकि वी नो कि हमारा जो ए एंड बी है, ए एंड बी है वो हमें दोनों ही सेम यूटिलिटी दे रहे हैं। अगर वो दोनों ही हमें सेम यूटिलिटी दे रहे हैं तो हम एज अ कंज्यूमर दोनों के बीच में क्या हो जाएंगे, इनडिफरेंट हो जाएंगे। हमें वो इक्वली पसंद होंगे क्योंकि वो हमें सेम लेवल की यूटिलिटी दे रहे हैं। हम उन दोनों के बीच में रैंक नहीं कर सकते कि हमें ए ज्यादा पसंद है या फिर बी ज्यादा पसंद है, ऐसे हम नहीं कर सकते। तो ऑन द सेम आईसी हम दोनों पॉइंट्स को क्या है, कंपेयर नहीं कर सकते, रैंक नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें डिफरेंट आईसी की, यहाँ पर अगर हम बात करें डिफरेंट आईसी की, लेट सपोज हम यहाँ पर डिफरेंट आईसी ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट आईसी हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक और आईसी ले लिया जो कि हमारे इस आईसी से ऊपर लाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया आईसी 1, ये हो गया हमारा आईसी 2, है ना। और यहाँ पर लेट सपोज हम ले लेते हैं कि ये आईसी 3। यहाँ पे इनके ऊपर भी मैं एक एक पॉइंट ले लेती हूँ। तो ये हमने ले लिया यहाँ पर बी और यहाँ पर हम ले लेते हैं सी। अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं डिफरेंट आईसी की तो वहां पर हम रैंकिंग कर सकते हैं, वहां पर हम पॉइंट्स की रैंकिंग कर सकते हैं कि उनके पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट अच्छा है। अगर हम बात करें अपने आईसी 3 की, तो आईसी 3 हमारा सबसे लोएस्ट आईसी है, सबसे नीचे लाई कर रहा है, सबसे लोएस्ट आईसी है। और हम मान के चल रहे हैं कि हमारे
जो दोनों गुड्स की क्वांटिटी हम यहाँ पर ले रहे हैं वो नॉर्मल गुड है। अगर वो नॉर्मल गुड है, यहाँ पर हमारा जो x1 हमने क्वांटिटी ली है और जो x2 क्वांटिटी ली है, ये दोनों गुड्स नॉर्मल गुड है, तो हम एज अ कंज्यूमर चाहेंगे कि हमें दोनों गुड्स की क्वांटिटी ज्यादा मिले। हमारा जो फर्स्ट आईसी है, जो सबसे नीचे लाई करता है, तो वो शो करता है कि हमें जो यूटिलिटी मिल रही है वो भी लो है। उसके बाद अगर हम बात करें आईसी 1 की, तो वो हमारा जो मिडल में आईसी है, दोनों आईसी के बीच में मिडल वाला आईसी, वो हमारा नॉर्मल यूटिलिटी को दिखा रहा है कि हमारा, रुको यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ये लोएस्ट को शो कर रहा है। यहाँ पर हमारी लोएस्ट यूटिलिटी है, सबसे कम है। फिर यहाँ पर हमारी लो यूटिलिटी है, और हमारा जो सबसे ऊपर आईसी बना हुआ है, हमारा आईसी 2, वो क्या शो कर रहा है? अगर वो सबसे ज्यादा ऊपर बना हुआ है, सबसे ज्यादा हायर आईसी है, तो वो हमें हायर यूटिलिटी भी देगा। यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं कि हमारा जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो क्या है? सी है। उससे कम अच्छा क्या है? ए है। और उससे कम अच्छा क्या है? बी है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हमें यूटिलिटी के टर्म्स में बात करनी है, तो भी हम बोल सकते हैं कि सी हमें ज्यादा यूटिलिटी देता है ए से, और ए हमें ज्यादा यूटिलिटी देता है बी से। और अगर हमें उसकी बात करनी है कि कौन सा पॉइंट बेटर है, तो अगेन सी पॉइंट हमारा बेटर है ए से, और ए पॉइंट हमारा बेटर है बी से। फ्रॉम 1 एंड 2 हम ट्रांजिटिव भी कर सकते हैं यहाँ पर कि हमारा सी बेटर होगा बी से भी, क्योंकि वो भी अगेन हमारा हायर आईसी पर है। इन दोनों आईसी को कंपेयर करें तो हमारा जो सी पॉइंट है वो हायर आईसी पे है, तो वो हमें हायर यूटिलिटी ही देगा, और उसको हम स्ट्रिक्टली प्रेफर करेंगे ओवर बी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ऑन द सेम आईसी हम रैंक नहीं कर सकते अपने बंडल्स को, लेकिन ऑन डिफरेंट आईसी हम उन्हें रैंक कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट आईसी में डिफरेंट यूटिलिटी होती है। अब उन यूटिलिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी ज्यादा है, कौन सी कम है। जो हमें ज्यादा यूटिलिटी देगा उसको हम ज्यादा प्रेफर करेंगे, जो उससे कम देगा उससे उससे कम प्रेफर करेंगे, और जो सबसे कम देगा उसे हम सबसे कम पसंद करेंगे। यहाँ पर हम डिफरेंट आईसी में अपने बंडल्स को जो उसके ऊपर लाई कर रहे हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ऑन द सेम आईसी हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें सेम लेवल की यूटिलिटी देते हैं। और वहां पर अगर सेम लेवल की यूटिलिटी दे रहे हैं, तो कंज्यूमर को वो सारे बंडल्स इक्वली पसंद होंगे, उनके बीच में वो इनडिफरेंट होगा। ओके। इसके बाद अगर हम और पॉइंट्स की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, अब तो हम बात करते हैं वीकली प्रेफर्ड सेट की। अगर हम बात कर रहे हैं वीकली प्रेफर्ड सेट की, तो हम क्या करेंगे? हम अपने आईसी पर, जो हमारा आईसी है उस पर एक बंडल को ले लेंगे जो हमारी दोनों गुड्स की क्वांटिटी को शो करेगा। तो यहाँ पर लेट सपोज मैंने ये एक पॉइंट ले लिया है, ये एक बंडल ले लिया है जो हमारी गुड 1 की क्वांटिटी को शो कर रहा है x1, और हमारी गुड 2 की क्वांटिटी को शो कर रहा है x2। ये बंडल हमने ले लिया है। हमें बताना है कि कौन से पॉइंट हमारे वीकली प्रेफर्ड है ओवर दिस बंडल ए, है ना? तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि कौन से सारे बंडल्स वीकली प्रेफर्ड है, यहाँ पर वीकली प्रेफर्ड है ओवर दिस बंडल, है ना? तो यहाँ पे हम पढ़कर आए हैं कि वीकली प्रेफर्ड सेट को हम किस तरीके से स्टडी करते हैं, कि हमारा ये जो बंडल है जो वीकली प्रेफर्ड है ओवर बंडल ए, वो कैसा होना चाहिए? वो इसके जितना अच्छा होना चाहिए, और इससे ज्यादा अच्छा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि एटलीस्ट इसके जितना अच्छा तो होना चाहिए, तो वहां पे हम बात करते हैं इनडिफरेंट की। तो ये हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, इसको मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। तो यहाँ पे हम दो सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट अगर उसके जितना अच्छा है, एटलीस्ट एज गुड एज है, मतलब कि एटलीस्ट उसके जितना अच्छा है, तो सिचुएशन में हम क्या बात कर रहे हैं? इन डिफरेंट सिचुएशन की, है ना? तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट केस है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड,
जो इसके अंदर लाई करता है कि पहला तो इसके जितना अच्छा होना चाहिए, और हमारा दूसरा क्या है कि इससे ज्यादा अच्छा भी हो सकता है। जब ये इससे ज्यादा अच्छा भी हो सकता है तो उसमें हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड वाली सिचुएशन की। अब अगर एक बंडल इससे ज्यादा अच्छा भी हो सकता है, ज्यादा अच्छा होगा तो स्ट्रिक्टली प्रेफर कर लेंगे क्योंकि वो ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड वाली सिचुएशन की। तो हमारे यहाँ पर कौन से बंडल्स आएंगे, यहाँ पर वीकली प्रेफर्ड में कौन से बंडल आएंगे जो एटलीस्ट इसके जितने अच्छे हैं, मतलब कि वो सारे बंडल जिनके बीच में हमारा कंज्यूमर इनडिफरेंट है, या फिर इससे ज्यादा अच्छे भी हो सकते हैं जिसमें हमारे वो बंडल्स आएंगे जो इस बंडल से भी ज्यादा अच्छे होंगे, जिसको हम स्ट्रिक्टली प्रेफर कर सकते हैं। तो अगर हम दोनों सिचुएशन की बात करें कि वो कौन से बंडल हैं, तो केस ए में हम बात कर रहे हैं कि जिसमें हमारा कंज्यूमर इनडिफरेंट हो जाए, क्योंकि वो एटलीस्ट इसके जितने अच्छे होंगे। एटलीस्ट इसके जितने अच्छे बंडल्स कौन से होंगे, तो हम अपने आईसी पर देख सकते हैं कि ये जो हमने बंडल लिया है ए, इसके जितने अच्छे वो सारे बंडल होंगे जो हमारे सेम आईसी पर लाई करेंगे, क्योंकि वो हमें सेम लेवल की यूटिलिटी देंगे और हमारा जो कंज्यूमर है वो उन सब के बीच में इनडिफरेंट होगा। तो ये हमारा सारे बंडल्स आ गए, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारी एटलीस्ट सिचुएशन में क्या हो गया है, हमारे कौन से बंडल्स आ गए हैं, हमारे all those bundles, all the points that are on the IC, जो आईसी के ऊपर लाई करते हैं, क्योंकि वो हमें इस बंडल जितनी ही यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इस बंडल जितनी यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा कंज्यूमर उनके बीच में इनडिफरेंट हो जाएगा, और ये सारे पॉइंट एटलीस्ट इसके जितने तो अच्छे होंगे ही, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये सारी चीजों को। तो ये हमारा केस 1 हो गया। हमें ये वाली बात तो पता चल गई कि हमारा जो ये बंडल है वो एटलीस्ट इसके जितना अच्छा कब होगा। अब हम बात करते हैं वो सारे बंडल जो इससे ज्यादा अच्छे भी हो सकते हैं, जहां पर हम बात करेंगे स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड वाली सिचुएशन की। तो यहाँ पर अगर हम इस सेम चीज को ग्राफिकली देखें कि हमारे इस ए बंडल से बेटर पॉइंट्स कौन से हैं जिनको हम स्ट्रिक्टली प्रेफर करेंगे ओवर बंडल ए, तो वो सारे पॉइंट्स होंगे जो हमें ज्यादा यूटिलिटी दे देंगे। बंडल ए से, बंडल ए पर जो हमें यूटिलिटी मिल रही है उससे ज्यादा यूटिलिटी दे देंगे। तो वी नो कि हमारे बंडल ए जितनी यूटिलिटी ये सारे पॉइंट्स देते हैं जो हमारे आईसी पर लाई करते हैं, है ना, जैसा हमने अभी पढ़ा। अब इससे ज्यादा यूटिलिटी कौन से पॉइंट्स देंगे, वो सारे पॉइंट जो इस आईसी के ऊपर लाई करेंगे। ऊपर मतलब कि इस लाइन पर नहीं, ऊपर मतलब कि अबव, अबव आईसी लाई करेंगे। ये सारे पॉइंट्स, ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2 हमारे वो सारे पॉइंट्स होंगे जो हमारे ए पॉइंट से ज्यादा यूटिलिटी को हमें देंगे। कैसे, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कैसे देंगे। तो यहाँ पे वी नो कि अगर हमारा ये ए पॉइंट यूटिलिटी दे रहा है तो वो सारे पॉइंट्स जो इस आईसी पर यूटिलिटी दे रहे हैं वो भी ए जितनी यूटिलिटी दे रहे हैं। अगर हम एक पॉइंट को ले लेते हैं अपने आईसी के अबव, लेट सपोज हम ले लेते हैं ये पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट बी। तो अगर हम इस पॉइंट बी को कंपेयर करें अपनी आईसी के पॉइंट से, तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो ये पॉइंट सी है, ये जो पॉइंट सी है वो हमें ए जितनी यूटिलिटी दे रहा है, बट हमारा जो पॉइंट बी है वो हमें सी से ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट बी है अगर वो सी से ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है और जो हमारा सी है वो ए के जितना अच्छा है, तो हमारा पॉइंट बी बी ए से ज्यादा अच्छा होगा। अगर वो सी से ज्यादा अच्छा है तो वो ए से भी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा ए एंड सी सेम लेवल की यूटिलिटी दे रहे हैं। कैसे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब हम इन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करें तो हमने कुछ इस तरीके से देख लिया। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पॉइंट सी पे मैं जो दोनों गुड्स की क्वांटिटी को परचेज कर रही हूँ वो ये है, जो दोनों बंडल्स है मेरे गुड्स के। और हमारे पॉइंट बी में हमारा जो ये बंडल है, हमारा जो गुड वन की क्वांटिटी है वो ज्यादा है। अगर एक गुड की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है, ज्यादा मिल रही है, तो वो हमें ज्यादा यूटिलिटी को देगी। ऐसे हम कोई भी पॉइंट को ले सकते हैं और उसको कंपेयर कर सकते हैं अपने आईसी के पॉइंट से। यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं उसको फिर आईसी के पॉइंट से।
तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जितने भी पॉइंट्स हमारे अबव आईसी लाई करेंगे वो हमारे वो सारे पॉइंट्स होंगे जो हमारे ए पॉइंट से बेटर होंगे, क्योंकि वो हमें ज्यादा यूटिलिटी को प्रोवाइड करेंगे। जैसे अगर हम एक और पॉइंट की बात करें, तो लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट ले लिया बी। अब इस बी पॉइंट को अगर मैं कंपेयर करूं ए पॉइंट से, यहाँ पर हमें सी पॉइंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगेन ये जो दोनों पॉइंट है वो एक जगह से पैरेलल है ना। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं कि ये हमारी क्वांटिटी दोनों ए एंड बी की सेम है। लेकिन अगर हम गुड वन की बात करें तो ए पॉइंट में हमें गुड वन सिर्फ इतना सा मिल रहा है और बी पॉइंट में हमें गुड वन जो है ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा गुड वन है। तो अगेन हमारा जो बी है वो हमें ज्यादा यूटिलिटी को प्रोवाइड करेगा, मतलब कि हम यहाँ पर बी को स्ट्रिक्टली प्रेफर करेंगे ओवर ए, है ना। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट हमारे अबव आईसी होते हैं वो हमें ज्यादा यूटिलिटी को देते हैं एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो कि हमारा ए है ना। तो यहाँ पे सेम चीज को हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपने सेकेंड केस को इसके नीचे। तो यहाँ पर हमने अपनी वीकली प्रेफर्ड के लिए कौन से बंडल्स ढूंढे हैं, वो बंडल जो इसके जितने अच्छे हैं और वो बंडल्स जो इससे ज्यादा अच्छे हैं। तो वो सारे बंडल्स हमारे वीकली प्रेफर्ड होंगे ओवर दिस बंडल जो कि हमारा ए है। तो यहाँ पर हम अपने केस वन में क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा केस वन है वो हमारे वो सारे बंडल हो गए जो ए बंडल जितने अच्छे हैं, और केस टू में हम क्या देख रहे हैं, वो सारे बंडल जो ए से भी ज्यादा अच्छे हैं। तो फ्रॉम वन एंड टू हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर, सो फ्रॉम वन एंड टू हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी पॉइंट्स हमारे सेम आईसी पर हैं, जिस पर हमारा ये पॉइंट है, और जितने भी पॉइंट्स हमारी उसी सेम आईसी के अबव लाई करते हैं, वो सारे पॉइंट हमारे वीकली प्रेफर्ड होंगे इस बंडल से। ओके जैसा हमने ऊपर देखा। अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अब फोर्थ पॉइंट की, तो उसमें हम बात करते हैं कि अगर हमारे दो आईसीज हैं तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। और ये जस्ट दो आईसीज की बात नहीं होती है, कोई भी आईसी आपस में जो है इंटरसेक्ट नहीं कर सकता एक दूसरे के साथ, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं आईसीज की, तो हम हमेशा उनको इस तरीके से बनाएंगे कि वो आपस में एक दूसरे के साथ किसी भी पॉइंट पर टकराए ना। लेकिन अगर वो क्रॉस कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं किसी भी पॉइंट पर, तो वो हमारा जो डायग्राम है वो गलत हो जाएगा, वो हमारे आईसीज का जो लॉजिक है वो पूरा वहां पर फिट नहीं बैठेगा। क्यों नहीं फिट बैठेगा, यहाँ पर रीजन क्या है कि वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम आईसीज की बात कर रहे हैं तो वो यूटिलिटीज को शो करते हैं और डिफरेंट आईसी हमारी डिफरेंट यूटिलिटी को शो करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रीजन की बात करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, दो आईसी आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, क्रॉस क्यों नहीं कर सकते हैं, पॉइंट पे टच क्यों नहीं कर सकते हैं, तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारा हर आईसी जो है डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी को शो करता है। लेकिन अगर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां पर दोनों हमारे आईसी जो डिफरेंट यूटिलिटी को शो करते हैं वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सेम यूटिलिटी को शो करने लगेंगे। लेकिन ये लॉजिकली गलत होगा। कैसे, यहाँ पर हम इसको सेम चीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ग्राफ वाइज, तब ज्यादा अच्छे से ये चीज क्लियर होगी। यहाँ पर अगर हम ग्राफ वाइज बात करें तो हम इस तरीके से ले लेते हैं, यहाँ पर हम अपने दोनों आईसीज को ड्रॉ कर देते हैं जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको मैंने ले लिया आईसी वन, यहाँ पर हम इसे ले लेते हैं आईसी टू। आईसी वन पर हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स, और आईसी टू पर यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं वाई। और जो एक कॉमन पॉइंट है जो दोनों आईसी पर लाई कर रहा है वो हमारा ये पॉइंट है, जहां पर हमारी दोनों आईसी आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट को ले लेते हैं हम जेड। अब यहाँ पर इसको ध्यान से समझो कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो डिफरेंट आईसीज होते हैं, हमारा हर आईसी जो होता है डिफरेंट आईसी, वो डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी को शो करते हैं। मतलब कि यहाँ पर हमारा आईसी वन की जो यूटिलिटी है और जो आईसी टू की यूटिलिटी है वो दोनों आपस में डिफरेंट है, किसी एक की यूटिलिटी ज्यादा होगी दूसरे से। तो हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर लेट सपोज
लेट्स अज्यूम कि हमारा जो IC1 है वो ज्यादा यूटिलिटी देता है IC2 से। तो यहाँ पर हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो IC1 है वो हमें ज्यादा यूटिलिटी देता है एज कंपेयर टू IC2। तो यहाँ पर इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग जो ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं, क्योंकि हमें किसी एक की यूटिलिटी तो ज्यादा लेनी ही थी, डिफरेंट यूटिलिटी शो करता है, तो इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमारा IC1 ज्यादा यूटिलिटी देता है तो मतलब उसका जो बंडल है वो भी ज्यादा यूटिलिटी देगा एज कंपेयर टू IC2 का बंडल। मतलब कि हमारा जो एक्स बंडल है वो ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू बंडल वाई। इसलिए हम इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग ये भी बोल सकते हैं कि एक्स जो है स्ट्रिक्टली प्रेफर किया जाएगा ओवर बंडल वाई, है ना। तो ये हमारी अजम्पशन हो गई। अब अगर हम इस ग्राफ की बात करें, हम बोल रहे हैं कि दोनों आईसीज जो है डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी को शो करते हैं और हमारा जो एक्स बंडल है वो वाई से ज्यादा अच्छा है, वो उससे ज्यादा यूटिलिटी देता है, तो एक्स को हम स्ट्रिक्टली प्रेफर करते हैं ओवर वाई, है ना। तो यहाँ पे अगर हम अब कंपैरिजन करें इन दोनों पॉइंट्स का, हमारा एक्स एंड जेड बंडल का, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ये दोनों बंडल है वो हमारे आईसी पर लाई करते हैं और एक आईसी पर, एक सेम आईसी पर जितने भी बंडल्स होंगे वो हमें सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी को देंगे। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो एक्स और जेड के बीच में इनडिफरेंट होगा। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारा जो कंज्यूमर है वो एक्स एंड जेड के बीच में इनडिफरेंट होगा क्योंकि वो सेम आईसी पर लाई करते हैं, है ना। अगर हम कंपेयर करें इन दोनों पॉइंट्स को तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स भी सेम आईसी पर लाई करते हैं, मतलब कि ये दोनों भी हमें सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी को देंगे और हमारा कंज्यूमर इन दोनों के बीच में भी इनडिफरेंट होगा। तो हम क्या देख रहे हैं ग्राफिकली कि हमारा जो कंज्यूमर है वो Z एंड Y के बीच में भी इंडिफरेंट होगा। तो यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये बोल सकते हैं कि हमारा थ्रू ट्रांजिटिव X भी जो है इंडिफरेंट होगा Y को लेकर, कि हम कंज्यूमर जो है X और Y के बीच में भी इंडिफरेंट होंगे। बट यहाँ पर ये जो हमारी कंडीशन आई है, जो हम ग्राफिकली पढ़ रहे हैं, ये जो हमारी कंडीशन आई है वो हमारी इस अजम्पशन को जो है कॉन्ट्रडिक्ट करती है, सपोर्ट नहीं करती है। क्यों नहीं सपोर्ट करती? क्योंकि एक पल में हम तो बात कर रहे हैं कि हमारा जो आईसीज हैं वो डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी को शो करते हैं और हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो IC1 है वो ज्यादा यूटिलिटी देता है IC2 से, हमारा एक्स बंडल जो है ज्यादा अच्छा है वाई से, और दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि हमारा एक्स वाई जितना अच्छा है और हमारा कंज्यूमर इनडिफरेंट है। नो, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारा जो आईसीज है वो हमें डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटीज को शो करते हैं और अगर वो इंटरसेक्ट कर जाते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तो ये जो पॉइंट है वो सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी को शो कर रहा है। ये जो पॉइंट है वो सेम यूटिलिटी को शो कर रहा है दोनों आईसीज को लेकर, क्योंकि वो दोनों आईसीज पर लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट हमारा शो कर रहा है कि दोनों आईसीज की सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये गलत स्टेटमेंट है और यहाँ पर हम इसको प्रूव भी कर रहे हैं कि अगर हमारे दो आईसीज डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी को शो करते हैं तो हमारी यहाँ पर अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा IC1 ज्यादा यूटिलिटी देता है IC2 से, तो हमारा जो एक्स बंडल है वो भी ज्यादा यूटिलिटी देगा वाई से। तो वो कभी भी हमारा इनडिफरेंट नहीं हो सकता कंज्यूमर उन दोनों के बीच में। ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है। नाउ अब अगर हम बात करें हमारी फिफ्थ पॉइंट की, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की, तो इसके अंदर हम बात करते हैं हमारे इनडिफरेंस कर्व के स्लोप की। अगर हम इनडिफरेंस कर्व के स्लोप की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर हमारा जो MRS टॉपिक है वो भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम अपने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कंपेयर करते हैं हमारे स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व से, और कहा जाता है कि जो हमारा MRS है वो भी हमारे स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व को ही शो करता है। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व में हम अपने MRS को भी पढ़ने वाले हैं फुल डिटेल में। तो यहाँ पर जब हम अपने MRS को कवर करेंगे तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली
हमारा 3.6 कवर होगा, प्लस इसके साथ साथ इन डिटेल हमारे नेक्स्ट चैप्टर का 4.5 भी कवर होगा, क्योंकि ये दोनों ही हमारे एमआरएस से रिलेटेड है। तो एमआरएस को एक बार अच्छे से पूरा स्टार्टिंग से एंड तक डिटेल में यहीं पर बात कर लेते हैं, ताकि सारी चीजें सीक्वेंस वाइज अच्छे से क्लियर हो जाए। अपार्ट फ्रॉम इट हम यहाँ पर इसके अंदर बात करेंगे हमारे 3.7 एंड 8 की भी। हमारा 3.7 एंड 8 वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा जब हम बात करेंगे हमारे एमआरएस की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमारा जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होता है। पहले हम स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को समझते हैं और फिर हम अपने एमआरएस को देखेंगे एंड देखेंगे कि ये दोनों जो है एक तरीके से सेम ही रिजल्ट को शो करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हैं हमारी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व की, तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा बेसिकली स्लोप होता क्या है। अगर हम किसी भी स्लोप की बात करते हैं, यहाँ पर ए पॉइंट, जब हम किसी भी स्लोप की बात करें तो स्लोप बेसिकली क्या होता है, स्लोप क्या शो करता है। यहाँ पर ये हमने अपनी चैप्टर 2 में भी पढ़ा था कि हमारा जो स्लोप है वो क्या शो करता है कि मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से। यहाँ पर जब मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा तो उसकी वजह से जितना मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है वो हमारा स्लोप शो करता है ना। ये एक बेसिक बात हो गई स्लोप की। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल की, तो वो कौन सा वेरिएबल होता है जिसको हम अपने वर्टिकल एक्सिस पर लेते हैं, मतलब अपनी वाई एक्सिस पर लेते हैं। और अगर हम बात करें अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो वो वेरिएबल होता है जिसको हम अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लेते हैं, मतलब कि अपने एक्स एक्सिस पर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल की, तो हमारी वाई एक्सिस पर, वर्टिकल एक्सिस पर हम अपने गुड टू की क्वांटिटी को लेते हैं। तो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा x2 हो जाएगा, और हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो हम अपने x एक्सिस पर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लेते हैं, वो हमारी गुड 1 की क्वांटिटी होती है। तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा x1। अगर हम बात करते हैं अपनी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व की, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व की, तो वो बेसिकली क्या शो करेगा कि मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया, मतलब मेरे x2 में कितना चेंज आया मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से, मतलब कि मेरे x1 के चेंज होने से। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व में हम क्या बात करते हैं कि मेरे x1 के चेंज होने से मेरा x2 कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, जो भी हमारी स्लोप की वैल्यू आएगी। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, हमारे ये डिनोमिनेटर की, तो ये जो डिनोमिनेटर चेंज होता है ये बाय 1 यूनिट होता है। बाय 1 यूनिट से अगर हम इसको चेंज करते हैं तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज होगा, है ना। तो मैं इसको यहाँ पर लिख भी देती हूँ एक बार। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं हमारी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व की, तो हमारा जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो एट एवरी पॉइंट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एट एवरी पॉइंट जो उसके ऊपर लाई कर रहा है, एट एवरी पॉइंट वो हमारा सेम भी रह सकता है और वो हर पॉइंट पर डिफरेंट भी रह सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एक कर्व है, तो वी नो कि अगर हमारा आईसी कुछ इस तरीके से है तो हर पॉइंट पर, हमारे आईसी के हर पॉइंट पर जो है स्लोप चेंज हो रहा है। तो हर पॉइंट पर हमारा जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो डिफरेंट होगा। हर पॉइंट पे हमारा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो है वो डिफरेंट होगा। लेकिन सेम कब होता है, जब हमारी कोई स्ट्रेट लाइन होती है ना। जैसे हमने बजट लाइन के स्लोप की बात करी तो वो थ्रू आउट सेम था। अगर हमारा आईसी इस तरीके से होता या आईसी हमारा ऐसे होता, तो उस सिचुएशन में क्या होता, जब भी हमारा आईसी इस सिचुएशन में, यहाँ पर मैं इसे लिख देती हूँ, जब भी हमारा आईसी स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होगा, तो उसका थ्रू आउट जो स्लोप है वो सेम रहेगा। लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो उस सिचुएशन में उसके हर पॉइंट पर
हर पॉइंट पर स्लोप डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर अगर हम अपनी कंडीशन की बात करें, हमारी कौन सी कंडीशन है, हम जिस कंडीशन की बात कर रहे हैं वो क्या गिवन है, हमने लिया हुआ है हमारा यूटिलिटी फंक्शन जो x1 पर एंड x2 पर डिपेंड करता है, वो ये है। ये अगर हमें गिवन है तो इसको हम एक तरीके से ऐसे बोल देते हैं कि ये है हमारी इक्वेशन ऑफ आईसी। क्योंकि हमारा इंडिफरेंस कर्व यूटिलिटी को ही शो करता है और इसी के बेसिस पर हम क्या करने वाले हैं, अपने स्लोप को ड्राइव करने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व के। तो यहाँ पर ये गिवन सिचुएशन में हमने ऑलरेडी देखा है कि हमारी आईसी की जो शेप है वो कैसी होगी, इस तरीके से होगी। ये कॉन्वेक्स जा रहा है हमारा डाउनवर्ड आईसी। इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे हमारे हर पॉइंट पर जो है स्लोप डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व की, तो वी नो कि वो शो क्या करता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व किस तरीके से रहने वाला है, हर पॉइंट पर सेम रहने वाला है या हर पॉइंट पर डिफरेंट रहने वाला है, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं। स्ट्रेट लाइन है तो हर पॉइंट पर वो सेम स्लोप को शो करेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो हर पॉइंट पर डिफरेंट स्लोप को शो करेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारा स्ट्रेट लाइन है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा कि हमारी गिवन कंडीशन क्या है। गिवन कंडीशन क्या है, हमारी इक्वेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है, जिसके बेसिस पर हम इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं, वो हमारी इक्वेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व हो गई। ये जो हमारी गिवन कंडीशन है, इसके बेसिस पर हमें पता चल जाएगा कि वो स्ट्रेट लाइन है या फिर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो कोई कर्व है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अपनी गिवन इक्वेशन की, तो उसको हम ऑलरेडी ग्राफिकली देखकर आए हैं ऊपर वाले पॉइंट्स में, तो हम देख सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम इसके स्लोप को कैलकुलेट करें, हमारी गिवन इक्वेशन से अगर हम अपने स्लोप को कैलकुलेट करें, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन ऑफ आईसी हो गई, जिसके बेसिस पे हमने अपने इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ किया था, वो हमारा एक कर्व आ गया था। अब इसी के बेसिस पर हम अपने स्लोप को भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अब उसे देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम स्लोप की बात कर रहे हैं, तो अभी हम ऊपर देख कर आए हैं कि हमारा जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो बेसिकली क्या शो करता है कि मेरा जो x2 है वो कितना चेंज हुआ। यहाँ पे मेरा जो x2 है वो कितना चेंज हुआ मेरे x1 के चेंज होने से बाय 1 यूनिट। तो यहाँ पर मेरा x1 के चेंज होने से मेरा x2 कितना चेंज हुआ, ये हम बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर इस स्लोप को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि हमारा dx2 डिवाइडेड बाय dx1, है ना। इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। ये भी हमारा सेम चीज को शो कर रहा है कि मेरा x2 कितना चेंज हुआ x1 के चेंज होने से। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं अपनी दिस इक्वेशन की, ये जो हमें यूटिलिटी का इक्वेशन गिवन है, तो इससे हम डिफरेंशिएट कर कर ये वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि क्या है, हमारा स्लोप ऑफ आईसी है। ये जैसा हमने ऊपर देखा, ये हमारा स्लोप ऑफ आईसी है और हम इस वैल्यू को डिफरेंशिएट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर अगर हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो हम देख रहे हैं इसके डिनोमिनेटर में क्या है, x1 है। तो हम अपनी इस यूटिलिटी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें स्लोप में क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। और वो कैसे आएगी, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1। तो यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस गिवन इक्वेशन को, ये हमारी जो गिवन इक्वेशन है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं ये वैल्यू ले लूँ या ये वैल्यू ले लूँ, सेम ही बात है, क्योंकि दोनों चीज क्या है, कांस्टेंट है, हमारी यूटिलिटी को ही शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लेट सपोज अगर हम इस साइड की बात करते हैं, सिर्फ इस साइड को लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो राइट हैंड साइड है वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें अपनी लेफ्ट हैंड साइड की, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हम यहाँ पर
प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, मतलब कि वन वेरिएबल को एज अ वेरिएबल ट्रीट करके डिफरेंशिएट करना और दूसरे वाले को हम कांस्टेंट रखेंगे। सेम टाइम पर एक को वेरिएबल रखेंगे, एक को कांस्टेंट रखेंगे और इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे पहले हम रखते हैं, लेट्स सपोज x1 जो है हमारा वो वेरिएबल है और x2 हमारा कांस्टेंट है। तो x1 हमारा 1 हो जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद, और x2 हमारा कांस्टेंट है तो वो एज इट इज आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस साइन आता है। उसके बाद हमारे x1 को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा x1 एज इट इज आ जाएगा, और x2 को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x1। तो हमने x2 को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x1, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो x2 है वो वेरिएबल है। अब इस गिवन कंडीशन में ये हमने जो डिफरेंशिएट करके निकाली है पूरी इक्वेशन, इससे हम अपनी ये वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारा स्लोप ही शो करता है ना। तो उसको हम यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगी, राइट हैंड साइड जाकर माइनस हो जाएगी। तो हमने इसको माइनस x2 कर दिया, और यहाँ पर ये जो x1 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड जाकर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर ये जो हमारा वैल्यू आया है ये क्या है, हमारा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब हमें ऑलरेडी पता है कि हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके देखा हुआ है हमारी इस गिवन इक्वेशन से कि हमारा जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो वो हर पॉइंट पर, हर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 पर हमें डिफरेंट स्लोप को देगा। बट अपार्ट फ्रॉम इट हम यहाँ से देख भी सकते हैं कि अगर ये हमारा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व आया है, तो यहाँ पे अगर हम अपने डिफरेंट बंडल्स को पुट करेंगे, हमें याद है कि हमारा एक बंडल था 1/12। हम यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा ये एक बंडल हो गया, दूसरा बंडल हमारा ये हो गया। यहाँ पर इन दोनों बंडल पर अगर हम अपने स्लोप को निकालेंगे तो हमारा जो स्लोप है वो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12 डिवाइडेड बाय 1, जो कि हो गया यहाँ पर ये। और यहाँ पर इस बंडल पर हमारा जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2, और ये माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा हमारा -3। तो यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट पर हमारा जो है डिफरेंट स्लोप आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने जो ये दो बंडल्स लिए हैं और इस पर हमने जो ये स्लोप कैलकुलेट करा है हमारा -12 एंड -3, ये बेसिकली शो क्या करता है, यहाँ पर ये दोनों बेसिकली शो क्या कर रहे हैं, अगर हम लेट सपोज -3 की बात करें तो हमने क्या देखा है कि हमारा जो स्लोप है वो बेसिकली क्या बात करता है कि मेरा चेंज इन x2 डिवाइडेड बाय चेंज इन x1, है ना। ये हमारा स्लोप ऑफ IC है। यहाँ पर ये जो हमारा x1 चेंज हो रहा है, हम मान के चलते हैं कि वो बाय 1 यूनिट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जब ये 1 यूनिट से चेंज होगा तो हमारा x2 कितना चेंज होगा, जो वैल्यू आएगी वो शो करती है कि मेरा x2 कितना चेंज हुआ है x1 के 1 यूनिट चेंज होने से। तो यहाँ पे ये जो हमारा स्लोप है -3, इसकी अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं, यहाँ पर हम जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं तो जो ये 3 वैल्यू है ये बता रही है कि मेरे x2 में कितना चेंज आया। लेकिन जो ये चेंज है वो किस तरीके का चेंज है, वो ये माइनस साइन बताता है। माइनस साइन बताता है कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, मतलब कि अपोजिट रिलेशन है। अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करेंगे। अगर हमारा x1 इंक्रीज होगा 1 यूनिट से तो हमारा x2 कितने यूनिट से कम होगा, यहाँ पर हमारा x2 जो कम होगा वो कितने यूनिट से होगा, हम ऐसे बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो x1 इंक्रीज हो रहा है बाय 1 यूनिट, तो हमारा x2 कितने यूनिट से कम होगा, हमारा ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। नेगेटिव साइन बता रहा है कि हमारे इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो अगर हमारा x1 इंक्रीज हो जाता है बाय 1 यूनिट, तो हम बात करेंगे कि हमारा x2 जो है अब इस केस में वो कम होगा, और वो कितने यूनिट से कम हो रहा है, वो हो रहा है हमारे 3 यूनिट से कम। लेकिन अगर पॉजिटिव साइन होता तो हम क्या बोलते कि हमारा
x1 इंक्रीज हो रहा है बाय 1 यूनिट और उसकी वजह से x2 भी इंक्रीज होता। किस टाइम में? जब हमारा पॉजिटिव स्लोप आता। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इन दोनों के बीच का रिलेशन जो है नेगेटिव होगा, कि एक बढ़ रहा है तो दूसरे को कम होना ही है। तो यहाँ पर ये जो इसकी इंटरप्रिटेशन है वो क्या है, कि हमारा जो x2 है वो कितने यूनिट से चेंज हुआ, वो तो हम देख रहे हैं 3, और ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। हमारे x1 जब इंक्रीज होगा बाय 1 यूनिट, तो मेरा जो x2 है वो इसकी वजह से फॉल करेगा बाय 3 यूनिट। हमारे 1 यूनिट x1 के लिए हमने x2 को कितना गिव अप करा है, वो क्या है, कितना कम करा है, कितना गिव अप करा है, कितना सेक्रीफाइस करा है, वो है हमारा 3 यूनिट। ओके, ये हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं। इसके बाद अगर हम एक और चीज की यहाँ पे बात करें, इसको मैं इरेज कर दूं क्या, रहने देते हैं चलो, है ना। तो यहाँ पे अगर हम एक और चीज की बात करें तो वो क्या है, कि अगर हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, हमारी अगर स्ट्रेट लाइन होती है, तो सिचुएशन में वी नो कि हमारा जो स्लोप है वो हर पॉइंट पे सेम होगा। हर पॉइंट पे स्लोप सेम होता है, तो वो बेसिकली क्या शो कर रहा है, कि मेरे x1 के चेंज होने से जो मैं हर बार x2 को कम कर रही हूँ, है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। तो या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे x1 के चेंज होने से जो मेरा x2 चेंज हो रहा है हर बार, वो सेम यूनिट से चेंज हो रहा है। मतलब कि मैं हर बार यहाँ पर 1 यूनिट अगर इंक्रीज कर रही हूँ x1 का, तो मैं हर बार 3 यूनिट जो है कम करूंगी x2 का। अगर मेरा स्ट्रेट लाइन होता और यहाँ पर मेरा जो स्लोप है वो -3 आता, तो सिचुएशन में हमारा हर पॉइंट पर सेम यही चलता। मतलब कि हर पॉइंट पे हमारा जो है x1 इंक्रीज हो रहा है 1 यूनिट से, तो x2 हर बार जो है 3 यूनिट को ही कम करेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर हमने क्या देखा, कि फर्स्ट केस में इस पॉइंट में पहले हमारा x2 जो है वो 12 यूनिट से कम हुआ, और यहाँ पर x1 के इंक्रीज होने से 1 यूनिट हमारा जो x2 है वो 3 यूनिट से कम हुआ। तो उसका जो सेक्रीफाइस है वो कम हो गया, है ना। यहाँ पर हमारा जो सेक्रीफाइस है वो थ्रू आउट सेम रहेगा, कि हमारा जो x2 चेंज होगा वो हमेशा सेम रहेगा x1 के 1 यूनिट चेंज होने से, स्ट्रेट लाइन के केस में, है ना। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो ये सारी बातें हो गई है हमारी स्लोप की, हमारा इंडिफरेंस कर्व का स्लोप। अब अगर हम बात करें अपने एमआरएस की, हमारा एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो इसको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं और फिर हम इन दोनों चीजों को जो है आपस में लिंक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसका मतलब क्या होता है, या फिर वो क्या शो करता है। हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या शो करता है, कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे जो यूनिट ऑफ गुड टू है, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो यूनिट ऑफ गुड टू है मतलब x2, यहाँ पे हम x2 की बात कर रहे हैं, कि हमारा जो x2 है वो कितना सब्स्टिट्यूट किया गया, या फिर कितना सेक्रीफाइस किया गया, कितना गिव अप किया गया, सेम ही बात है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारा यूनिट ऑफ गुड टू, मतलब हमारा जो x2 है वो कितना सेक्रीफाइस किया गया, किसके चक्कर में, फॉर 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड 1। तो यहाँ पे हम x1 की बात कर रहे हैं, यूनिट ऑफ गुड 1 क्या है, हमारा x1 शो करता है उसको। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, कि हमारी कितनी यूनिट ऑफ x2 को सेक्रीफाइस किया गया, सब्स्टिट्यूट किया गया एक एडिशनल यूनिट ऑफ x1 को गेन करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर सेम ही बात है, अगर मैं इसको बोल दूं सब्स्टिट्यूट किया गया, या फिर सेक्रीफाइस किया गया, गिव अप किया गया, या फिर हम बोलते ट्रेड ऑफ किया गया, है ना। तो ये सब सेम चीज है। तो यहाँ पर हमारा जो एमआरएस है वो शो क्या करता है, वो बताता है कि जो कंज्यूमर है वो कितना, हाउ मच, वो कितना विलिंग है, वो कितना अपनी इच्छा से ट्रेड ऑफ करने के लिए तैयार है अपनी x2 को। मतलब क्या हुआ इसका, कि कंज्यूमर अपनी इच्छा से कितना ट्रेड ऑफ मतलब एक्सचेंज करने के लिए तैयार है अपने x2 को, किसके बदले में, फॉर 1 एक्स्ट्रा x1। एक एक्स्ट्रा x1 को लेने के लिए वो कितने अपने x2 को ट्रेड ऑफ करने के लिए तैयार है, सब्स्टिट्यूट करने के लिए तैयार है
कितना गिव अप करने के लिए तैयार है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ पर, अगर हम इसको यहाँ पर लिखें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रेड ऑफ की। ट्रेड ऑफ मतलब कि लेन देन, है ना। तो वो कितना लेन देन करेगा, हमारा कंज्यूमर कितना लेन देन करेगा, कितने x2 का लेन देन करेगा। यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर हमारे कितना x2 का लेन देन करेगा फॉर 1x1, ऐसे समझ सकते हैं, है ना। तो कितना x2 का ट्रेड ऑफ करेगा, वो बताएगी वैल्यू कि कितने x2 को एक्सचेंज करना चाहेगा 1x1 के लिए, वो हमारा MRS होगा। MRS हमारा रेट शो करता है, ये जो हमारा MRS है वो एक रेट शो करता है कि ये कितना ट्रेड ऑफ करेगा एक x1 के लिए, कितना x2 को ट्रेड ऑफ करेगा एक x1 के लिए, कितना सब्सटीट्यूट करने के लिए तैयार है अपने x2 को एक x1 के लिए, या फिर हम कितना गिव अप करने के लिए तैयार है अपने x2 को एक x1 के लिए। गिव अप की हम यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं, ट्रेड ऑफ और हमारा सब्सटीट्यूट तो समझ आ रहा है कि ये दोनों बात कर रहे हैं हमारे एक्सचेंज की, है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर हम बात कर रहे हैं सेक्रीफाइस या गिव अप की, तो इसका तो क्लियर मीनिंग है कि हमारा जो है एक एक्स्ट्रा x1 के लिए कम हो रहा है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा x1 मतलब कि वो इंक्रीज कर रहे हैं उसको, और यहाँ पर गिव अप और सेक्रीफाइस मतलब कि x2 को कम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये साइकिल देखना, यहाँ पर अगर हम x1 को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ x1 आ जाएगा एक, तो हमारी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बट हमें तो यूटिलिटी को सेम रखना है, जो पहले थी वही रखना है। उसके बदले में हमें अपनी यूटिलिटी को जितनी इंक्रीज हुई है उस हिसाब से कम करना पड़ेगा, है ना। उसको कंपनसेट करेगा हमारा x2, हम अपने x2 को कम करेंगे ताकि हमारी यूटिलिटी जो है सेम वैल्यू से कम हो जाए। अब कितने x2 को कम करना पड़ेगा सेम यूटिलिटी को कम करने के लिए, वो वैल्यू बताएगी कि हम किस रेट पर एक्सचेंज कर रही है ना। ये समझ आया। और ये सेम चीज यहाँ पर, ये सेम चीज हम अपनी ये जो सेम चीज है उसको हम अपने 4.5 में इन डिटेल पढ़ेंगे अभी आगे, इसी के ही साथ लिंक है तो यहीं पर पढ़ेंगे उसको। ये जो सारी चीजें हैं ये इसका बेसिक है कि हमारा जो MRS है वो शो क्या करता है। यहाँ पर हम बात करें अगर MRS की, तो वो बेसिकली क्या शो कर रहा है, ये हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ये हमारा x1 को चेंज ही कर रहा है और उसके बदले में हमारा ऊपर x2 चेंज ही हो रहा है। स्लोप की तरह ही है ना, कि हमारा x1 चेंज हो रहा है जिसकी वजह से हमें अपने x2 को चेंज करना पड़ रहा है ना। यहाँ पर अगर हम अपने MRS की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो MRS है वो एक तरीके से चेंज ही शो कर रहा है कि फॉर वन एक्स्ट्रा x1, फॉर वन एक्स्ट्रा x1 मैं कितना सब्सटीट्यूट करूंगी अपने x2 को, मैं कितना चेंज करूंगी अपने x2 को। तो यही सेम चीज हमारा स्लोप भी शो करता है। हमारा स्लोप बताता है कि मेरे x1 में चेंज होने से x2 कितना चेंज हुआ, है ना। हमने क्या देखा अपने स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व में कि अगर मैं अपने x1 को एक यूनिट से इंक्रीज कर देती हूँ तो मुझे अपने x2 को कितने यूनिट से कम करना पड़ेगा। सेम हमारा MRS भी शो कर रहा है कि यहाँ पर अगर मैं अपने x1 को एक एक्स्ट्रा यूनिट से इंक्रीज करती हूँ तो उसके बदले में मुझे अपने x2 को कितना सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। जितना सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा वो हमारा रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है शो करेगा। अब इस सेम चीज को अगर हम प्रूव करें, यहाँ पर अगर हम इस सेम चीज को प्रूव करें कि हमारा जो MRS है वो भी यही चीज शो करता है, तो उसके लिए हम पहले समझते हैं कि हमारा टोटल यूटिलिटी क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं टोटल यूटिलिटी की, अगर हम बात कर रहे हैं टोटल यूटिलिटी की, तो टोटल यूटिलिटी में हम बात करते हैं कि मुझे x1 से कितनी यूटिलिटी मिली प्लस मुझे x2 से कितनी यूटिलिटी मिली, दोनों को जब हम ऐड ऑन करेंगे तो वो शो करता है कि मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी है। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमारी इंडिफरेंस कर्व पर हमारी जो टोटल यूटिलिटी होती है वो थ्रू आउट सेम रहती है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो थ्रू आउट अगर सेम रहती है तो वो हमारी कांस्टेंट है।
यहाँ पर हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट है, वो तो नहीं बदलने वाली, वो थ्रू आउट सेम रहने वाली है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारे x1 के चेंज होने से x2 कितना चेंज हुआ। यहाँ पर अगर हमारा x1 चेंज होगा और हमारा x2 चेंज होगा तो हमारी जो यूटिलिटी उनसे मिल रही है वो भी चेंज होगी और हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो भी चेंज होगी। बट इस तरीके से चेंज होगी कि यहाँ पर हमारा जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आएगा वो 0 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जब हम, जैसे हमने ऊपर साइकिल में बात करी कि अगर मैं x1 को इंक्रीज करूंगी तो x1 के इंक्रीज करने से यूटिलिटी ये वाली इंक्रीज हो जाएगी। अब इस यूटिलिटी को हम कंपनसेट किससे करेंगे, x2 से। तो मैं x2 को इस तरीके से कम कर दूंगी, इतने यूनिट से सब्सटीट्यूट करूंगी, ट्रेड ऑफ करूंगी कि हमारी जो ये यूटिलिटी इंक्रीज हुई है वो एग्जैक्टली इस यूटिलिटी के इक्वल आ जाए जहां पर ये यूटिलिटी कम हो जाएगी हमारे x2 से, ताकि हमारी थ्रू आउट जो टोटल यूटिलिटी है उसमें कोई भी चेंज ना आए, 0 चेंज रहे और यहाँ पर हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो सेम रहे पहले के जैसे x1 एंड x2 के चेंज होने से भी। तो यहाँ पर इस सेम चीज को अगर हम वर्ड्स में लिखें, नाउ अब अगर हम इन दोनों चीजों को और डिटेल में समझें कि हमारी यूटिलिटी में चेंज आया x1 के चेंज होने से और हमारी यूटिलिटी में चेंज आया x2 के चेंज होने से, यहाँ पर आएगा हमारा x2 के चेंज होने से। तो इन दोनों चीजों को अगर हम समझें कि ये दोनों चीजें हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं एक और टर्म, इसके लिए हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो हमें बताता है कि मेरी यूटिलिटी में कितना चेंज आया मेरे x1 की वजह से या फिर मेरे x2 की वजह से, है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारी यूटिलिटी कितनी चेंज हुई अगर हम अपने x1 और x2 को एक यूनिट से चेंज करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो बेसिकली बताती है कि मेरे यूटिलिटी में कितना चेंज आया, मेरी यूटिलिटी में कितना चेंज आया फॉर 1 यूनिट चेंज इन x1 और x2 जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी की, तो ये हमें बताती है कि मेरी यूटिलिटी कितनी चेंज हुई, बट सिर्फ 1 यूनिट के लिए, कि मेरा 1 यूनिट से अगर x1 एंड x2 चेंज हो रहा है, बट यहाँ पर हमें टोटल जितने यूनिट से वो चेंज हो रहे हैं उतने यूनिट से हमें बताना है कि हमारी जो यूटिलिटी है वो कितनी चेंज हुई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है फॉर x1 वो होती है हमारी यूटिलिटी में कितना चेंज आया x1 के चेंज होने से, और हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है x2 का वो हमें बताएगा कि यूटिलिटी कितनी चेंज हुई x2 के चेंज होने से। बट यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि मेरी यूटिलिटी कितनी चेंज हुई x2 के कंप्लीट चेंज होने से, नो, ये बता रहा है 1 यूनिट के हिसाब से। यहाँ पे बता रहा है कि मेरी यूटिलिटी कितनी चेंज हुई फॉर 1 यूनिट चेंज इन x1। सिमिलरली यहाँ पर हमें बता रहा है कि हमारी यूटिलिटी कितनी चेंज हुई फॉर 1 यूनिट चेंज इन x2। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमें 1 यूनिट के हिसाब से बताती है कि मेरी यूटिलिटी कितनी चेंज हुई अगर मेरा x1 एंड x2 1 यूनिट से चेंज होता है। तो मतलब कि यहाँ पर मेरी मार्जिनल यूटिलिटी x1 के लिए क्या शो कर रही है कि मेरी मार्जिनल यूटिलिटी बता रही है कि मेरी यूटिलिटी में कितना चेंज आया अगर मेरा 1 यूनिट से x1 इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, मतलब उसमें कोई भी चेंज आता है। और हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी फॉर x2 है वो शो कर रहा है कि मेरी यूटिलिटी कितनी चेंज हो रही है अगर मैं अपने x2 को 1 यूनिट से चेंज करती हूँ। तो यहाँ पर ये जो हमारी यूटिलिटी चेंज का शो कर रही है वो बता रही है कि 1 यूनिट से अगर हम इन दोनों को चेंज करेंगे तो यूटिलिटी कितनी चेंज होगी। लेकिन अगर हमें निकालना है कि हमारा टोटल यूटिलिटी कितना चेंज होगा अगर हम 1 यूनिट की बजाय बात करें कंप्लीट चेंज की, तो सिचुएशन में हम इसी सेम इक्वेशन से इस तरीके से इसको ड्राइव कर सकते हैं कि मेरा यूटिलिटी में जो पूरा चेंज आ रहा है x1 के चेंज होने से वो क्या होगा कि उसका
1 यूनिट के लिए कितना चेंज हो रहा है, 1 यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी कितनी चेंज हो रही है, और यहाँ पर टोटल कितने यूनिट चेंज हो रहे हैं। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम देखेंगे कि मेरा यूटिलिटी कितना चेंज हो रहा है कंप्लीट x1 के चेंज होने से। सिमिलरली यहाँ पर हम x2 के लिए भी कर देंगे कि मेरी यूटिलिटी कितनी चेंज हो रही है टोटल x2 के चेंज होने से, टोटल x2 के चेंज होने से, कि वो 1 यूनिट से कितनी चेंज हो रही थी मल्टीप्लाई बाय टोटल हमारे x2 में कितना चेंज आया, वो शो करेगा कि मेरी यूटिलिटी कितनी चेंज हो रही है x2 के चेंज होने से। तो यहाँ पर ये जो हमारी यूटिलिटीज आई है, ये यूटिलिटी शो कर रही है यहाँ पर कि मेरा यूटिलिटी कितना चेंज हुआ x1 के चेंज होने से और x2 के चेंज होने से। मेरा यूटिलिटी कितना चेंज हुआ x1 के चेंज होने से और x2 के चेंज होने से। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को, ये जो वैल्यूज है उनको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं अपने ऊपर वाली इक्वेशन में। तो ये हमारी जो है कंप्लीट इक्वेशन हो गई जो कि हमारे 4.5 का पार्ट है। यहाँ पे लिंक्ड है तो हमने यहीं पर इसको कवर कर लिया। ये हमारा जो टोटल चेंज इन यूटिलिटी है, इसको हम हमारी बुक में जो गिवन है वो है ये कि टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आ रहा है, वो इस तरीके से गिवन है। बाकी सारी चीजें एज इट इज सेम है। अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन की बात करें, ये पूरी इक्वेशन को अगर हम एक डिटेल में समझें, तो हमारी ये जो बुक की इक्वेशन है वो क्या बात करती है, वो बात करती है कि ये जो हमारी टोटल यूटिलिटी है, ये हमारा जो टोटल चेंज है यूटिलिटी में फॉर या फिर सॉरी फ्रॉम चेंज इन x1 एंड x2, हमने x1 एंड x2 को जब चेंज करा तो हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो सेम रहनी चाहिए। हमारी यूटिलिटी का जो चेंज है वो 0 होना चाहिए, मतलब कि हमारी यूटिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आया। x1 एंड x2 के चेंज होने से हमारी जो टोटल चेंज इन यूटिलिटी है वो क्या है, 0 है। ओके, अब ये 0 किस तरीके से आ रही है वो हमें यहाँ पे शो किया हुआ है कि यहाँ पर ये बता रहा है कि मेरी टोटल टोटल अगेन टोटल यूटिलिटी कितनी चेंज हुई, किसकी वजह से, टोटल x1 की वजह से। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी चेंज हुई, टोटल x2 की वजह से। यहाँ पर हमने अपने x1 को इंक्रीज करा था, ये हमारा जो चेंज था x1 का ये क्या था, पॉजिटिव चेंज था, क्योंकि हमने x1 को इंक्रीज करा था। तो हमारा जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आएगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये पूरी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने क्या बात करी कि हमारा जो टोटल चेंज था x2 में वो कैसा था, वो नेगेटिव था, क्योंकि हमने उसको कम करा था। अब वो नेगेटिव था तो उसकी वजह से हमारी जो टोटल यूटिलिटी की वैल्यू होगी, ये जो टोटल यूटिलिटी चेंज हुई है ये कैसी होगी, ऑफ कोर्स इसकी भी वैल्यू कम हो जाएगी और ये जो पूरा टर्म है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से अपनी टोटल यूटिलिटी को कम करा है कि हमारी ये जो दोनों टोटल यूटिलिटी में चेंज आ रहे हैं वो एक दूसरे के इक्वल है। और यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा जो टोटल यूटिलिटी में चेंज होगा वो कुछ भी नहीं होगा। इन दोनों के चेंज होने से, हमारे x1 एंड x2 के चेंज होने से हमारी टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होगा वो कुछ भी नहीं होगा। हमारी टोटल यूटिलिटी जो है सेम रहेगी जैसे हमारे आईसी के हर पॉइंट पर होती है। अब यहाँ पे हमारा जो 4.5 है वो कंप्लीटली ओवर होता है, बट हमने इसको यूज क्यों करा, हमने देखा कि हमारा जो एमआरएस है वो क्या होता है, चेंज इन x2 डिवाइडेड बाय चेंज इन x1।
क्योंकि वो यही बात कर रहा था कि अगर मैं x1 को एक यूनिट से बढ़ा देती हूँ, एक एक्स्ट्रा यूनिट से बढ़ा देती हूँ, तो मैं अपने x2 को कितना सब्स्टिट्यूट करूंगी, उसके लिए कितना ट्रेड ऑफ करूंगी, कितना एक्सचेंज करूंगी, किस रेट पर एक्सचेंज करूंगी, हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर विद दिस इक्वेशन, जो भी हमने यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी है, विद दिस इक्वेशन हम अपनी x1 एंड x2 को निकाल सकते हैं। चेंज इन x1 एंड x2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारी इक्वेशन है, mu(x1) मल्टीप्लाई बाय चेंज इन x1 प्लस हमारा mu(x2) मल्टीप्लाई बाय चेंज इन x2। और वो कैसा चेंज है, जीरो, कोई चेंज नहीं है। इन दोनों के चेंज होने से, इन दोनों के चेंज होने से जो हमारी टोटल यूटिलिटीज चेंज हो रही है, वो इस तरीके से चेंज हो रही है कि वो कैंसिल आउट हो रही है और हमारा जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आ रहा है वो जीरो है। तो यहाँ पर विद दिस इक्वेशन हम अपनी ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो MRS है वो बेसिकली क्या आ गया, उसकी जो वैल्यू है वो क्या आ गई, हमारा चेंज इन x2 डिवाइडेड बाय चेंज इन x1 क्या है, हमारा ये माइनस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2। ये जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या शो करती है, इसको अगर हम इंटरप्रिटेट करें तो वो क्या शो करता है कि यहाँ पर अगर मुझे एक एडिशनल यूनिट से x1 को इंक्रीज करना है, तो मुझे बताना है कि मेरा x2 को मैं कितना ट्रेड ऑफ करूंगी, है ना, कितना कम करूंगी। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं x1 को इंक्रीज कर रही हूँ तो x2 को मुझे कम करना पड़ेगा सेम यूटिलिटी के लिए। जिस क्वांटिटी से मैं अपने x2 को कम करूंगी, जो मेरी क्वांटिटी होगी x2 को कम करने की, जो मेरे यूनिट्स होंगे x2 को कम करने के लिए, वो क्या वैल्यू होगी, ये। और ये जो माइनस साइन है वो क्या शो कर रहा है, बेसिकली वो इन दोनों के बीच का नेगेटिव रिलेशन शो कर रहा है। अब यहाँ पर विद दिस फॉर्मूला हम अपने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमारे पास यूटिलिटी की तो इक्वेशन ऑलरेडी है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारी यूटिलिटी की इक्वेशन है, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 इज इक्वल टू 12, है ना, जो हमारी इंडिफरेंस कर्व की इक्वेशन है। अब यहाँ पर इस यूटिलिटी की इक्वेशन से हम अपनी दोनों मार्जिनल यूटिलिटीज को निकाल सकते हैं। हमारी मार्जिनल यूटिलिटी फॉर x1 एंड x2 हम निकाल सकते हैं। कैसे, हमारा mu(x1) क्या होता है, बेसिकली हमारा टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया फॉर 1 यूनिट चेंज इन x1। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि यहाँ पर अगर हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 की, तो ये भी सेम हो जाएगा। अब हमें ऑलरेडी फंक्शन तो गिवन ही है, तो हम अपनी डिफरेंशिएशन से ये वैल्यूज को निकाल सकते हैं, जो कि क्या शो करती है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी फॉर x1 एंड x2। कैसे, यहाँ पर ये जो हमें फंक्शन गिवन है, इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू x1, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। और विद रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों को हम यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1, तो हमारा x1 वेरिएबल होगा और जो x2 होगा उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन चल रहा है तो x1 हमारा वेरिएबल है और x2 हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पर हम अपनी यूटिलिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हमारा x1। तो हमारा जो x1 है वो 1 हो जाएगा, x2 हमारा एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x2। उसके बाद अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x2, तो सिचुएशन में हम यूटिलिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x2। तो x1 हमारा कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ पर इसकी क्या वैल्यू आ गई है, 1। अब यहाँ पर अगर हम अपनी MRS की बात करें, हमारा जो MRS है वो बेसिकली क्या है, हमारा x2 में कितना चेंज आया x1 के चेंज होने से।
सेम ही बात है। और यहाँ पर हम इसको लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ते, हम बोलते हैं कि अगर मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट अपने x1 का इंक्रीज करूंगी तो उसके बदले में मैं कितना सब्सटीट्यूट करूंगी x2 को, ट्रेड ऑफ कितना करूंगी, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन में हम बात कर रहे हैं कि हम किस रेट पर सब्सटीट्यूट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि मेरे x1 को अगर मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट से इंक्रीज कर रही हूँ और वो एक एक्स्ट्रा यूनिट बहुत छोटा होता है ना, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसके चेंज होने से अगर मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट x1 का इंक्रीज कर रही हूँ तो उसके बदले में मैं कितना सब्सटीट्यूट करना चाहूंगी अपने x2 को, वो वैल्यू हमारा रेट बताएगी कि मैं किस रेट पर सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। मार्जिनल रेट मतलब कि मैं बहुत छोटी वैल्यू, यहाँ पे बहुत छोटे चेंज की बात कर रही हूँ। जो फॉर वन एक्स्ट्रा यूनिट है, ये एक्स्ट्रा वन यूनिट बहुत छोटा है ना। तो यहाँ पे ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया कि ये है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2। इसकी क्या वैल्यू आई है, यहाँ पर ये माइनस साइन एज इट इज हो गया, ये हमारा ऊपर x2 आ गया और ये हो गया हमारा x1। ये दोनों वैल्यूज अभी हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके कैलकुलेट करी है और ये हमारी यहाँ पर हमने पुट कर दी। हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा MRS आया है, ये जो हमारी MRS की वैल्यू आई है वो एग्जैक्टली हमारे स्लोप के इक्वल है। यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज स्लोप। तो यहाँ पर हमारा जो MRS है वो स्लोप ऑफ IC के इक्वल है। नाउ देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें ध्यान रखनी है अपनी नॉलेज के लिए, वो क्या है, यहाँ पे हम क्या इंपॉर्टेंट चीज की बात कर रहे हैं कि अगर हम MRS की बात कर रहे हैं तो MRS हमारा क्या है, हमारा एक रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को बताता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की। अगर हम थोड़ा सा लाइक जस्ट जो वन यूनिट इंक्रीज करते हैं अपने x1 का, वो बहुत छोटा सा है और उसके बदले में मैं कितना सब्सटीट्यूट करने के लिए तैयार हूँ अपने दूसरे गुड को, है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं रेट की, MRS में हम रेट की बात करते हैं, ये हमारा पॉजिटिव होता है। नॉर्मली हम अगर रेट की बात कर रहे हैं तो दैट शुड बी पॉजिटिव, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं स्लोप की तो यहाँ पर हमारा जो स्लोप है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि वो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि हमारे इन दोनों के बीच का रिलेशन, कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन है तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, x1 इंक्रीज होगा तो x2 कम होगा, x1 कम होगा तो x2 हमारा इंक्रीज होगा, है ना। तो इस तरीके से इन दोनों के रिलेशन की यहाँ पे बात की जाती है। तो स्लोप जो है वो नेगेटिव चलता है, लेकिन हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है दैट शुड बी पॉजिटिव। बट यहाँ पर जब हम इक्वल की बात करें और जो हमने वैल्यू निकाली है वो भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारी बुक में भी गिवन है कि हम इस नेगेटिव साइन को इग्नोर करके चलते हैं। और यहाँ पर वरना इन जनरल अगर हम बात करें MRS की तो वो तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो वहां पर हम बात करते हैं कि हमारा जो MRS है वो हमारा नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ IC होता है, वो इक्वल टू नहीं होता है, वो हमारा नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ IC होता है, क्योंकि हमारा जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो नेगेटिव आता है। और अगर वो नेगेटिव है और हम ऑलरेडी इसके आगे नेगेटिव लेकर चलेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव MRS को देगा। तो हमारा MRS जनरली अगर हम बात करें तो वो हमारा एग्जैक्टली इक्वल टू द स्लोप ऑफ IC नहीं होता है, वो हमारा नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ IC हम उसे लेकर चलते हैं, क्योंकि वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, वो एक रेट की बात करता है। और हमारा स्लोप ऑफ IC नेगेटिव होता है, तो जब हम उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं तो हमारा जो MRS है वो एक पॉजिटिव वैल्यू को हमें देगा, जो कि हमारा रेट शो करेगा। तो लॉजिकली हमारा जो MR है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बट हम लेकर चलते हैं कि हमारा इकोनॉमिक्स में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो इक्वल है स्लोप के, और वो भी नेगेटिव है। और नेगेटिव जब उसकी वैल्यू आती है तो हम उसके नेगेटिव साइन को इजिली इग्नोर कर देते हैं, ताकि हम उसको पॉजिटिव वैल्यू में उसको पढ़ सके और अपने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं। तो हम लिखते इस तरीके से ही हैं कि हमारा जो MRS है वो स्लोप के इक्वल है, उसकी नेगेटिव वैल्यू भी आती है बट हम उसके नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं।
तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि हम बुक में लेकर चलते हैं कि हमारा जो एमआरएस है वो हमारे स्लोप ऑफ आईसी के इक्वल है, और हम जस्ट उसके नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं रादर देन कि हम ले कि हमारा जो एमआरएस है वो इक्वल है नेगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ आईसी, है ना। तो हम वो वाली सिचुएशन को जस्ट लेते ही नहीं है, सिंप्लिसिटी के लिए ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं और हम जस्ट अपने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट .5, जिसमें हमने अपने स्लोप ऑफ आईसी और एमआर की जो है इन डिटेल अच्छे से बात करी कि वो किस तरीके से इक्वल दिखाए जाती है ना। अब अगर हम इस सेम चीज को ग्राफिकली भी स्टडी करें, है ना, ये तो हमने इक्वेशन वाइज देख लिया। अब अगर हम इस सेम चीज को ग्राफिकली पढ़ें, ओके, तो यहाँ पे अब हम इसे मोर थ्योरेटिकली समझते हैं। यहाँ पर हम ये इक्वेशन लेकर चल रहे हैं, ये हमारी इंडिफरेंस कर्व की इक्वेशन है। यहाँ पर हमने जब अपने इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करा था ऊपर वाले केसेस में हमारे पॉइंट्स में, तो हमने उस पर जो बंडल्स लिए थे वो बंडल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए। हमारे उस बंडल का नाम दे दिया मैंने कि बंडल ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारी क्वांटिटी है दोनों गुड्स की, बंडल बी रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और ऐसे ही हमारी जो है ये टोटल 5 बंडल हमने यहाँ पर लिए हैं जो कि हमारी इस इंडिफरेंस कर्व पर है, जो कि हमें सेम लेवल की यूटिलिटी दे रही है जो कि है हमारी 12। तो ये सारे कॉम्बिनेशन इस तरीके से है कि अगर हम इसे इस इक्वेशन में डालें तो वो हमारी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि मतलब हमारा x1 मल्टीप्लाई बाय x2 हमारा 12 होगा, जैसा हम ऑलरेडी ऊपर पढ़कर आए हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है नोटिस करने के लिए वो क्या है कि यहाँ पे अगर अब हम एमआरएस की बात करें, अगर हम एमआरएस की बात करें या फिर पहले चलो स्लोप की बात करें, तो हमारा हर पॉइंट पर जो है स्लोप डिफरेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा स्लोप क्या है जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करा, हमारा चेंज इन x2 डिवाइडेड बाय चेंज इन x1, हमारी इसकी वैल्यू थी ये, हमने कैलकुलेट करी थी। तो यहाँ पर हम हर पॉइंट पर अपना स्लोप निकाल सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा -12 डिवाइडेड बाय 1, ये हो जाएगा हमारा -12। फिर उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया हमारा इस तरीके से। इन सबको हम निकाल देंगे यहाँ पर, तो ये हमारा जो है स्लोप आ गया। हमने क्या करा कि ये जो हमारी बंडल्स है, ये जो हमारे बंडल्स है, इनकी ये वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये इसका स्लोप आ गया। ये बंडल हमारी x1 एंड x2 की इन वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारा ये स्लोप आ गया। इस तरीके से हमने बाकी सारे जो है हर पॉइंट पर अपने स्लोप को निकाल दिया। हमें पता है कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो एक कर्व है, हमारा कॉन्वेक्स डाउनवर्ड स्लोपिंग है इंडिफरेंस कर्व। तो इस सिचुएशन में इसके हर पॉइंट पर जो स्लोप होगा वो डिफरेंट होगा। तो हमने जो 5 डिफरेंट पॉइंट्स लिए हैं उस पर हमने 5 डिफरेंट स्लोप्स को यहाँ पर देख लिया। अब अगर हम यहाँ पर अपने एमआरएस की बात करें, तो एमआरएस में हम क्या बात करते हैं कि हमारा जो एमआरएस है वो एग्जैक्टली स्लोप के इक्वल है, बट यहाँ पर स्लोप में हम नेगेटिव साइन को लेकर चलते हैं क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे x1 एंड x2 के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। लेकिन एमआरएस में हमें अपने नेगेटिव साइन को जस्ट इग्नोर कर देना होता है क्योंकि वहां पर हम बस रेट की बात करते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारा जो एमआरएस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो एमआरएस है वो क्या हो जाएगा एग्जैक्टली स्लोप, बस हम अपने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। तो उसकी वैल्यूज को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो है एमआरएस आ गया जो कि हमारे स्लोप के एग्जैक्टली इक्वल है, बट यहाँ पर हम नेगेटिव साइन को जस्ट इग्नोर करके चलते हैं। तो यहाँ पर हमने विदाउट नेगेटिव साइन सेम वैल्यूज को लिख दिया है। बट अगर हम अपनी ग्राफिकली बात करें, यहाँ पर अगर हम अपनी ग्राफ वाइज बात करें, तो ये हमारा ग्राफ हो गया जिसको हम ऑलरेडी ऊपर देख कर आए हैं किस तरीके से हमने ड्रॉ करा। ये हमारे बंडल्स हो गए, इसको हम यहाँ पर लेबल कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारा एक एफ बंडल भी है जो कि हमने ऊपर टेबल में शो नहीं करा, है ना। तो यहाँ पर ये ग्राफ हमें ऑलरेडी जो है पता है सारी चीजें इसकी की क्या शो कर रही है। यहाँ पर अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं अपने स्लोप की,
तो यहाँ पर हमारा हर पॉइंट पर जो स्लोप है वो अलग है। हमने हर पॉइंट पर जो भी अपनी पर्टिकुलर बंडल्स लिए हैं कि पॉइंट हमारा ए बी सी डी एंड ई, उसका हमने ऊपर ऑलरेडी स्लोप देख लिया है। एमआरएस की बात करें तो एमआरएस भी हमने ऊपर देख लिया है। यहाँ पर हमारा जो स्लोप और एमआरएस है वो क्या शो कर रहा है कि हमारा x2 कितना चेंज हो रहा है x1 के चेंज होने से। मतलब कि हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो न्यू x1 है माइनस हमारा ओल्ड x1, या फिर हमारा न्यू x2 माइनस हमारा ओल्ड x2। तो हमारा जब न्यू माइनस ओल्ड होगा, चेंज बेसिकली क्या शो करता है कि हमारा अब क्या है माइनस हमारा पहले क्या था। तो न्यू माइनस ओल्ड हमारे चेंज को शो करता है। तो यहाँ पर अगर हम x1 के चेंज की बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं कि न्यू वैल्यू क्या है और पहले क्या थी, और वो ही हमारा चेंज होगा। यहाँ पर हमारी बुक में क्लियरली मेंशन है कि जो ये हम चेंज की बात कर रहे हैं, x1 के जो हम चेंज की बात कर रहे हैं, ये हमारा जो चेंज है वो काफी ज्यादा स्मॉल है, बहुत छोटे चेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज होंगी वो कैसी वैल्यूज होंगी, काफी ज्यादा क्लोज वैल्यूज होंगी। मतलब कि हमारे जो ये पॉइंट्स है कि हमारा x1 अब ये था पहले ये है, वो दोनों पॉइंट्स हमारे इस कर्व पर काफी ज्यादा क्लोज होंगे। इतने क्लोज होंगे कि ये जो हमारा कर्व है अगर हम उसको जूम इन कर दें तो वो पॉइंट आपस में इतने क्लोज है कि वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे होंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर हम इसे इस तरीके से समझें, जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसे इस तरीके से समझें तो यहाँ पे हम लेट सपोज एक कर्व बना देते हैं। मान लो कि वो ये है, यहाँ पर सर्कल में मान लो कि हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये कर्व जा रहा है इंडिफरेंस कर्व की तरह, है ना। तो यहाँ पर तो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट हम इस कर्व पर इस तरीके से पॉइंट ले रहे हैं कि अगर हम इसे जूम इन करें, अगर हम इसे जूम इन करें तो वो पॉइंट्स आपस में इतने क्लोज है कि वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे होंगे। तो हमारा ये पॉइंट जब हमने इतना जूम इन कर दिया है तो वो पॉइंट आपस में इतने क्लोज है कि वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। हम देख सकते हैं कि हर दो छोटे पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। तो हम इस तरीके से दो पॉइंट आपस में इतने क्लोज ले रहे हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। और हमारा यहाँ पर हमारा जो चेंज है, जब हम दोनों पॉइंट इतने क्लोज ले रहे हैं तो हमारा जो चेंज है वो भी काफी ज्यादा छोटा है। हम बहुत छोटे चेंज की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये जो स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं कि हम बहुत छोटी वैल्यूज को लेकर चल रहे हैं, बहुत पास पास वैल्यूज को लेकर चल रहे हैं कि हमारा जो x1 का चेंज है वो बहुत ज्यादा छोटा है। उसको क्यों लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर हम उसे इसलिए लेकर चल रहे हैं कि जब हम x1 की बहुत छोटी वैल्यूज की बात करेंगे कि हमारे x1 में बहुत छोटा सा चेंज आया और उसकी वजह से हमारा x2 कितना चेंज हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हमारा जो मार्जिनल रेट होगा, जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा, वो अप्रोच करेगा, मतलब कि वो क्लोजर होगा हमारे स्लोप ऑफ आईसी के। यहाँ पर हमारा एमआरएस इस सिचुएशन में अप्रोच करेगा हमारे स्लोप ऑफ आईसी के। अगर हम बहुत क्लोज वैल्यूज की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत छोटे चेंज की हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि बहुत छोटा सा चेंज करेंगे यहाँ पे और x2 हमारा कितना चेंज होगा उस वजह से, तो हमारा जो एमआरएस वैल्यू शो करता है उस सिचुएशन में हमारा जो एमआरएस है वो इक्वल होगा हमारे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व की। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे स्लोप ऑफ आईसीआई का, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर छोटा चेंज लेकर नहीं चलेंगे तो उस सिचुएशन में हमारा जो एमआरएस है, जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो दिखाएगा, वो हमारे स्लोप ऑफ आईसी के इक्वल नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर अगर लेट सपोज हम ग्राफ में इन दो पॉइंट्स की बात करें जो हम अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ के चलते थे, पता नहीं क्यों समझने के लिए। जैसे मैं ले लेती हूँ ये एक पॉइंट, यहाँ पर ये एक पॉइंट और यहाँ पर ये एक पॉइंट। अब ये दोनों कितने दूर दूर है ना, ये पॉइंट्स कितने दूर दूर हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये जो हम चेंज की बात कर रहे हैं कि ए टू बी गए तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। तो उस सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि हम ए टू बी जाएंगे। जब ए टू बी जा रहे हैं तो हमारा जो एमआरएस है वो क्या होगा कि मैंने x1 का 1 यूनिट इंक्रीज करा, मतलब कि यहाँ पर ये 1 कैसे आया कि मेरा अब 2 हो गया,
पहले मेरा 1 था, इस तरीके से कि हमारा न्यू माइनस ओल्ड। और यहाँ पर हमारा x2 में कितना चेंज आया, वो हो गया हमारा 6, जो कि एक -6 है, बट यहाँ पर हम माइनस को इग्नोर करते हैं, तो मैंने इग्नोर कर दिया है ना। तो ये हमारा कैसा आया कि न्यू हमारी क्वांटिटी जो है वो 6 हो गई, पहले हमारी 12 थी। तो यहाँ पर हम इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि जब हम A टू B जा रहे हैं तो हमारा जो क्या कहते हैं इसको, x2 है, जो हमारा x2 है वो 12 से 6 हो गया है, और यहाँ पर ये 1 से 2 हो गया है। तो यहाँ पर हमने कर दिया 2 माइनस 1 एंड 6 माइनस 12। तो यहाँ पर ये हमारा MRS आ गया, जो कि स्लोप के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। यहाँ पर अगर हम इस ऊपर वाली सिचुएशन से कंपेयर करें, तो यहाँ पर अगर हम MRS की बात करें, तो जो हमें छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता था कि हम इस तरीके से देख लें कि मेरा x1 जो है वो 1 यूनिट से बढ़ रहा है, और उसके बदले में जो मेरा x2 है वो 6 यूनिट से कम हो गया। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में ये फर्स्ट डैश हो जाता है। हमारी सेकेंड सिचुएशन में क्या हुआ, ये हो गया 6:1। यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर ऐसे ही सेम कि मेरा अगेन ये 1 यूनिट से इंक्रीज हो गया, और यहाँ पर इसके बदले में मैंने 2 यूनिट से अपना x2 कम कर दिया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2। तो ये जो वैल्यूज है ये हम देख सकते हैं हमारी स्लोप से ये मैच नहीं होती, ये वैल्यूज हमारी स्लोप से मैच नहीं होती। वैल्यूज हमारी MRS की, हमारे मार्शल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की स्लोप से कब मैच होती है, किस सिचुएशन में मैच होती है, जब हम ये x1 का चेंज लेकर चल रहे हैं बहुत ज्यादा स्मॉल, ये बहुत छोटा चेंज है। यहाँ पर हमारी जो न्यू x1 है और जो हमारा पुराना x1 है वो आपस में काफी ज्यादा क्लोज है, कि वो इतने क्लोज है कि अगर हम उसे जूम इन करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन पर है, और वहां पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा जो MRS है उस पर अगर हम चेंज निकालें उन दो क्लोज पॉइंट के बीच में, तो हमारा जो x1 की वैल्यू है बहुत छोटी आएगी। हमारा जो पूरा MRS आएगा उसमें वो इस तरीके से आएगा कि वो अप्रोच करेगा स्लोप को, मतलब कि वो स्लोप के बिल्कुल क्लोज आएगा वैल्यू, और तभी वो हमारे MRS हमारी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व की इक्वल होता है। ओके, ये चीज समझ आई। अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम और इम्पोर्टेंट चीजों की बात करें, अगेन अपने ग्राफ की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर ये वाली जो चीज होती है वो उसको मैं सही नहीं कहती, बट यहाँ पर हम उसे ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम बिटवीन टू बंडल्स की बात करें, तो हाँ हमारा MRS तो भाई रेट को ही शो कर रहा है। तो इस सिचुएशन में जो हमारा रेट होता है वो हमारे स्लोप के इक्वल नहीं होता, ऐसे समझ सकते हैं हम इसे, है ना। ये हमारे जो रेट आ रहे हैं ये हमारे स्लोप के इक्वल नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे हम जो चेंज की बात कर रहे हैं वो चेंज काफी ज्यादा बड़ा है, और यहाँ पर ये हमारे x1 का स्मॉल चेंज है। तो यहाँ पर हमारा जो MRS होगा वो स्लोप के इक्वल होगा, मतलब कि वो स्लोप की तरफ बिल्कुल जाना, बिल्कुल क्लोज होगा वैल्यू। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि लेट सपोज कि यहाँ पे वो हमारे स्लोप के इक्वल होगा, क्योंकि वो स्लोप को अप्रोच करेगा, है ना। तो यहाँ पर ये वाला जो MRS होता है हमारा, जिसमें हम बहुत स्मॉलर चेंज की बात कर रहे हैं, वो हमारे स्लोप के इक्वल होता है। लेकिन जब हम ऐसे दो बंडल्स को लेकर बीच में कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा MRS क्या है, तो ये MRS सही है, बट ये वाला MRS हमारे स्लोप के इक्वल नहीं होता। ये हमारे दो बंडल्स के बीच में, और वो जो दो बंडल्स की वैल्यूज है, वो जो दो पॉइंट्स हैं, वो जो हमारे x1 का चेंज है वो चेंज काफी ज्यादा है, बहुत बिग चेंज है वो। इतना बिग चेंज है कि वो हमारा जो स्लोप है उसके इक्वल नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो हमारा MRS हमारा रेट दिखा रहा है वो हमारे स्लोप से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर हम अपने स्लोप में क्या बात करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हमारा स्लोप है। MRS में हम क्या बात कर रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट से अगर हम मूव कर रहे हैं A टू B, तो क्या हमारा रेट है। लेकिन हम स्लोप में इतना बड़ा चेंज तो नहीं लेंगे, स्लोप में तो हम इतना क्लोज चेंज लेंगे जो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देख सकें, और वो पर्टिकुलर पॉइंट इतना ज्यादा, अगर हम उसे जूम इन करें तो उसमें हमारी दो ऐसी वैल्यूज आएंगी जो एक दूसरे के पास इतनी क्लोज है कि वो एक स्ट्रेट लाइन बना रही है, और वो एक चेंज जो है बहुत ज्यादा छोटा है ना। तो वही सेम बात है सारी यहाँ पर। आई होप कि अब ये चीज जो है क्लियर होगी। नाउ अब अगर हम दूसरा और इम्पोर्टेंट चीजों की बात करें, तो अगेन हम अपने टेबल की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा जो MRS है
ये जो हमारी एमआरएस की वैल्यूज है वो बेसिकली क्या शो करती हैं यहाँ पर। अगर हम अपनी एमआरएस की बात करते हैं तो हमारा जो एमआरएस है वो हमारे रेट को शो करता है कि मैं किस रेट पर सब्स्टिट्यूट करने के लिए तैयार हूँ अपने गुड टू को गुड वन के लिए, है ना। तो हमारा जो एमआरएस है वो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को शो करता है। हमारी x2 को मैं कितना सब्स्टिट्यूट करने के लिए तैयार हूँ x1 के लिए, है ना। अब यहाँ पर हमारी जो ये एमआरएस की वैल्यू है, अगर हमारी ये एमआरएस की वैल्यू जो रेट है वो ज्यादा होता है 1 से, तो वो बेसिकली क्या शो करता है कि अगर हमारा एमआरएस ज्यादा है तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, हमारा माइनस ऑफ MUX1 डिवाइडेड बाय MUX2। तो ये माइनस साइन तो कुछ भी नहीं होता है, तो बस रिलेशन को शो करता है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं यहाँ पर। अगर हमारी एमआरएस की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो उस सिचुएशन में हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो MUX1 है वो ज्यादा होगा MUX2 से, है ना। अब इस सिचुएशन का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है x1 की वो ज्यादा है मेरी मार्जिनल यूटिलिटी x2 से। तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर इसकी यूटिलिटी ज्यादा है, पर यूनिट के हिसाब से इसकी यूटिलिटी ज्यादा है, गुड वन की यूटिलिटी ज्यादा है, तो मतलब हमारा जो कंज्यूमर है वो गुड वन को ज्यादा वैल्यू करता है। इन दिस केस जो हमारा कंज्यूमर है वो गुड वन को ज्यादा पसंद करता है, उसको ज्यादा वैल्यू करता है, उसकी ज्यादा वैल्यू करता है। अगर वो गुड वन की ज्यादा वैल्यू करता है, उसको ज्यादा पसंद करता है, तो वो उसके लिए विलिंग भी होगा ज्यादा गुड टू को सेक्रीफाइस करने के लिए। तो इस सिचुएशन में उसकी जो विलिंगनेस होगी वो ज्यादा होगी। सिमिलरली अगर हम इसके अपोजिट केस की बात करें, हमारी वो सिचुएशन जहां पर हमारा जो एमआरएस है वो लेस देन 1 है। अगर हमारे एमआरएस की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम अगेन बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 है वो कम होगी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2 से। अब यहाँ पर इसकी यूटिलिटी ज्यादा है, मतलब कि हमारी गुड 2 की यूटिलिटी ज्यादा है, तो हमारा जो कंज्यूमर है वो गुड 2 को ज्यादा पसंद करता है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हमारा जो कंज्यूमर है वो गुड 2 की ज्यादा वैल्यू करता है क्योंकि उसको वो ज्यादा पसंद है। अगर हमारा कंज्यूमर गुड टू की ज्यादा वैल्यू करता है तो उस सिचुएशन में वो उसको गिव अप नहीं करना चाहेगा इतना गुड वन के लिए। तो यहाँ पर उसकी जो विलिंगनेस है टू गिव अप गुड टू फॉर गुड वन वो कम होगी। नाउ देर इज वन लास्ट थिंग टू एड ऑन जो हमारी 3.8 से रिलेटेड है, तो उसको भी यहाँ पे साथ में कवर करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें 3.8 की, तो पहले मैं उसका टॉपिक लिख देती हूँ यहाँ पे, हमारा बिहेवियर ऑफ द एमआरएस। यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जिस हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं वो हमारा बिहेवियर होगा इस इंडिफरेंस कर्व का, है ना। क्योंकि यहाँ पे हम स्टार्टिंग से एंडिंग तक इसी इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं जो बेस्ड है हमारी इस यूटिलिटी फंक्शन से, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं अपनी इंडिफरेंस कर्व के बिहेवियर की, तो हम क्या देख रहे हैं कि उसकी जो शेप है वो कॉन्वेक्स है। यहाँ पर अगर मैं उसको ड्रॉ कर देती हूँ एक बार रफली, अगर हम इसे यहाँ पर ड्रॉ कर दें, ये हमारा ग्राफ है। यहाँ पर हमने ये अपने इंडिफरेंस कर्व को ले लिया। यहाँ पर हमें पता है कि इस इंडिफरेंस कर्व के हर पॉइंट पर जो स्लोप है वो अलग है और हमें पता है कि उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है। ग्राफिकली भी हम यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं कि जिस भी पॉइंट पर हमें स्लोप चाहिए होता है, अगर उस पॉइंट से कोई लाइन पास करती हुई जा रही है जो इंडिफरेंस कर्व को सिर्फ इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, जो इस पॉइंट से टेंजेंट है एक लाइन, तो वहां उस लाइन का जो स्लोप होगा, इस सिचुएशन में जो इस लाइन का स्लोप होगा वो ही हमारे आईसी का स्लोप होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जिस पर वो टेंजेंट है ना। तो ये चीज हमें ऑलरेडी पता है कि इस लाइन का और इस पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप जो है सेम होगा क्योंकि जो ये लाइन है वो पास करती हुई जा रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हैं स्लोप की, तो हम इस तरीके से अपने इंडिफरेंस कर्व पर 2-3 पॉइंट्स ले सकते हैं और उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर ये एक पॉइंट हमने ले लिया, यहाँ पर ये एक बीच में ले लेते हैं और एक हम यहाँ पर एंड में ले लेते हैं। हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारी जो लाइन है, अगर हम लाइन टेंजेंट ड्रॉ करें जो इन पॉइंट से पास होती हुई जा रही है। अब मेरा ग्राफ इतना परफेक्ट नहीं है बट यू कैन गेस की है ना, ये से एक पॉइंट पर टच होती हुई जा रही है स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारी जो लाइन है, जैसे जैसे हमारा इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट जा रहा है, हमारी जो लाइन है वो फ्लैटर होती जा रही है। यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व में, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारी जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइंस है वो कैसी होती जा रही है, वो स्टीपर से फ्लैटर होती जा रही है। यहाँ पर स्टीपर मतलब कि कुछ खड़ी हुई, फ्लैटर मतलब कि लोटी हुई, है ना। तो वो स्टीपर से फ्लैटर होती जा रही है। जैसे जैसे हम मूव करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हर पॉइंट पे कुछ इस तरीके से जो है लाइंस बनेंगी जो कि स्टीपर से फ्लैटर होती जाएंगी। ये हमारी स्टीपर से फ्लैटर होती जा रही है। यहाँ पे हम पॉइंट ले लेंगे तो ये ऐसे इस तरीके से हमारी जो लाइंस है वो स्टीपर से फ्लैटर होती जा रही है। स्टीपर अगर हमारा कोई लाइन होती है, वो बेसिकली क्या शो करती है कि हम मोर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मोर गिव अप कर रहे हैं, या फिर इन ऑर्डर टू गेन वन एडिशनल यूनिट। और फ्लैटर जो होता है वो बेसिकली क्या शो करता है कि मैं लेस सेक्रीफाइस कर रही हूँ, लेस गिव अप कर रही हूँ। ये चीज हम ऑलरेडी स्लोप में पढ़ के आए हैं। यहाँ पर ये टेंजेंट लाइन स्टीपर से फ्लैटर होती जा रही है, तो हमारी जो टेंजेंट लाइन का स्लोप है, यहाँ पे हमारा जो टेंजेंट लाइन का स्लोप है वो कैसा होता जा रहा है, वो हमारा अगर स्टीपर है, ज्यादा गिव अप कर रहा है, तो यहाँ पे हायर वैल्यू होगी। और यहाँ पर फ्लैटर होता जा रहा है, कम गिव अप कर रहा है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे लोअर होती रहेगी। अगर हमारी टेंजेंट लाइन का स्लोप हायर से लोअर होता जा रहा है तो हमारी इंडिफरेंस कर्व का भी स्लोप हायर से लोअर होता जाएगा। आईसी का जो स्लोप होगा वो भी हायर से लोअर होता जाएगा। और अगर हमारा आईसी का स्लोप हायर से लोअर होता जा रहा है तो हमारा जो एमआरएस का बिहेवियर है वो भी कैसा रहेगा, वो भी हायर से लोअर होता चला जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्या बिहेवियर होगा, वो उसकी जो वैल्यू है वो कम होती रहेगी। अब यहाँ पर ये तो हमने देख लिया कि वो कम होती रहेगी। अब हम बात करते हैं कि वो कम क्यों होती रहती है। यहाँ पर हम अपने टेबल में भी देख सकते हैं कि हमारा जो एमआरएस है और जो हमारा स्लोप है वो जैसे जैसे हम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हमारी जो वैल्यूज है, यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज है स्लोप की एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब विदाउट नेगेटिव साइन, और हमारा जो एमआरएस है वो भी कम होता जा रहा है। लेफ्ट टू राइट मूव करते जा रहे हैं तो हमारा जो स्लोप है और जो हमारा एमआरएस है वो फॉल करता जा रहा है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। अब अगर हमारी वैल्यू कम होती जा रही है वो इंडिकेट करती है कि हमारा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पर हमारा जो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये बेसिकली क्या दिखा रहा है कि जिस रेट पर मैं अपने x2 को एक्सचेंज करती थी, सब्स्टिट्यूट करती थी फॉर x1, वो कम होता जा रहा है। जिस रेट पर मैं x2 को सब्स्टिट्यूट करती थी फॉर x1 वो कम होता जा रहा है, मेरा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे जो मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिशिंग है, वो टाइम के साथ साथ कम होता जा रहा है। इसको हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि हमारा जो एमआरएस है वो फॉल करता जा रहा है, और यहाँ पर हम जो सब्स्टिट्यूट करते हैं, विलिंगली सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने x2 को फॉर x1, ये जो चीज है वो भी कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अगेन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है गुड टू का
फॉर x1 वो भी कम होता जाएगा। इसका रीजन क्या है? तो यहाँ पर हम रफली देख सकते हैं इसको ग्राफिकली। अगर मैं ड्रॉ करूं तो लेट सपोज ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है। हम क्या देख रहे हैं कि इनिशियली अगर हम एक पॉइंट को ले लें, यहाँ पर अगर मैं इनिशियली एक पॉइंट को ले लेती हूँ तो यहाँ पे मेरा जो x1 होता है वो काफी ज्यादा कम होता है और मेरा जो x2 होता है वो काफी ज्यादा होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं x1 इतना सा है, x2 इतना ज्यादा है। अब जब जो चीज कम है उसकी हम वैल्यू को काफी ज्यादा करते हैं, है ना? तो हमारी x1 हमारे पास बहुत कम है, उसकी हम वैल्यू ज्यादा करेंगे और उसके चक्कर में जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपने x2 को, वो वैल्यू काफी ज्यादा हाई रहेगी। इनिशियली हमारा जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, MRS है, वो काफी ज्यादा हाई है। लेकिन जैसे जैसे मेरा x1 इंक्रीज होता रहेगा, यहाँ पर जैसे जैसे टाइम के साथ साथ मेरा x1 इंक्रीज होता रहेगा, तो क्या होता रहेगा? अब मेरे पास x1 आता जा रहा है और उसके बदले में मेरा जो x2 है वो कम होता जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अब मेरा x1 बढ़ रहा है और x2 कम हो रहा है। तो अब कुछ पॉइंट बाद क्या होगा कि अब मेरे पास इतने x1 होंगे जिसके लिए मैं पहले जितना सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगी। पहले जितना x2 में सब्स्टिट्यूट करने के लिए तैयार थी, ट्रेड ऑफ करने के लिए तैयार थी, अब मैं उतना ट्रेड ऑफ करने के लिए तैयार नहीं होंगी, उतना गिव अप नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर अब हमारी जो वैल्यूज है फॉर x1 एंड x2 चेंज हो गई। इनिशियली मैं x1 की बहुत ज्यादा वैल्यू करती थी क्योंकि मेरे पास नहीं था, बट टाइम के साथ साथ मैं क्या देख रही हूँ कि मेरा जो x1 है वो मेरे पास बहुत ज्यादा आ रहा है। लेफ्ट टू राइट जैसे मूव कर रहे हैं तो x1 मेरे पास बहुत ज्यादा हो जाएगा और मेरा जो x2 है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो सिचुएशन में जब मैं x1 को बहुत ज्यादा हासिल कर लूंगी तो यहाँ पर x1 की जो वैल्यू है एट b वो आते आते कम हो जाएगी। इतनी कम हो जाएगी कि उसके लिए जो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के लिए तैयार हूँ x2 को, वो वैल्यू भी कम हो जाएगी। जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो भी कम हो जाएगा। तो हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे हमारा जो MRS है वो लोअर होता रहेगा। यहाँ पर हमारा लेफ्ट टू राइट जाते रहेंगे तो हमारा जो MRS है वो फॉल करेगा। इनिशियली क्योंकि मेरे पास x1 कम था तो मैं उसकी हाई वैल्यू करती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ तो मेरे पास x1 ज्यादा हो जाएगा, तो अब उसके लिए मैं उतना सब्स्टिट्यूट करने के लिए तैयार नहीं होंगी जितना मैं पहले कर रही थी और हमारा जो MRS है वो फॉल करता रहेगा। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा जो MRS है वो फॉल करेगा। हम उसके लिए सेम लेवल ऑफ गिव अप नहीं करेंगे। प्लस हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर हम स्लोप की लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं कि भाई अब मैं इतना सब्स्टिट्यूट करने के लिए तैयार नहीं हूँ पहले जितना। तो यहाँ पे जो मैं ट्रेड ऑफ करती थी, जिस रेट पर मैं सब्स्टिट्यूट करती थी, वो टाइम के साथ साथ कम हो रहा है। लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ तो वो कम हो रहा है। स्लोप की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं कि जब हम स्लोप की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या सीन हो रहा है कि हमारा यहाँ पर मोर गिव अप से हम लेस गिव अप कर रहे हैं। पहले जितना मैं गिव अप करती थी अपने x2 को फॉर x1 वो बहुत ज्यादा था क्योंकि मेरे पास x1 इनिशियली कम था, लेकिन जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ तो मैं अब सेम x1 के लिए पहले जितना गिव अप नहीं करूंगी, पहले जितना सेक्रीफाइस नहीं करूंगी। मेरा जो गिव अप है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरा जो स्लोप है वो पहले से कम हो जाएगा, हायर से लोअर हो जाएगा। तो हम उसको स्लोप में इस तरीके से पढ़ते हैं। और हमारा जो MRS है उसमें हम सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम अपने रेट की बात कर रहे हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का जो कि बेस्ड है हमारी 3.7 पर, वो इससे लिंक्ड है तो वो भी हम इसके साथ ही कवर करेंगे। यहाँ पर मैं इसकी हेडिंग डाल देती हूँ। तो यहाँ पर हम जो है अदर इंटरप्रिटेशन में बात करते हैं कि हम MRS को और किस तरीके से देख सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर हम बात करते हैं अगेन अपने दो गुड्स की। हमारा जो दो गुड्स है उसको हम लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट हमारा गुड 1 जो कि एक नॉर्मल गुड है। यहाँ पर हमारा गुड 2 जो कि हम लेकर चल रहे हैं ऑल अदर गुड अदर देन गुड 1। तो ये एक तरीके से हमारा कंपोजिट गुड हो गया, जो कि अगेन हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ हमारे गुड 2 के अंदर बाकी सारे गुड्स आ जाएंगे अदर देन गुड 1। जब हम इस तरीके से लेकर चलते हैं कि हमारे
गुड टू के अंदर ऑल अदर गुड्स अदर देन गुड वन, तो ऑटोमेटिकली इस सिचुएशन में हमारा जो प्राइस होता है वो वन हो जाता है। ये भी हम ऑलरेडी अपनी लास्ट चैप्टर में पढ़कर आए हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर प्राइस वन हो जाता है तो वी नो कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो क्वांटिटी के इक्वल हो जाता है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी हमें पता है, ये हम सब ने पढ़ लिया ऑलरेडी। तो ये हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो बेसिकली क्या है कि मैं जो अमाउंट पे कर रही हूँ गुड टू पर, मतलब कि हमारे एक्स टू पर। अब यहाँ पर अगर हमारा क्वांटिटी के इक्वल है एक्सपेंडिचर, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो बेसिकली क्या है, हमारा P2 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, कि हमने कितनी क्वांटिटी को परचेज करा और हमने उसके प्राइस से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम बताएंगे कि ये हमारा क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो हमने स्पेंड करी है अपने गुड टू पर। अब यहाँ पर अगर ये हमारी क्वांटिटी के इक्वल है जो कि x2 है, तो इस सिचुएशन में हमारा P1 जो है ऑटोमेटिकली वन हो जाएगा। जब हमारा P1 होगा तो वी कैन से कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो क्वांटिटी के इक्वल है। ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता है। अब इस सेम सिचुएशन को, ये जो हमारी सेम सिचुएशन है, अगर हम इसको ग्राफिकली बात करें तो यहाँ पर ये हमने ग्राफ ले लिया, यहाँ पर हमारा x1 नॉर्मली जैसे पहले था वही है। यहाँ पर जो x2 है जो सिर्फ गुड टू की क्वांटिटी को शो करता था, अब वो शो कर रहा है कि वो उस पर कितना अमाउंट ऑफ मनी भी स्पेंड कर सकता है यहाँ पर। या फिर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कि ये डायरेक्टली अब एक्सपेंडिचर को भी शो करता है। पहले क्वांटिटी को शो करता था और अब एक्सपेंडिचर एंड क्वांटिटी दोनों को शो कर दिए, क्योंकि ये सेम अमाउंट एक्सपेंडिचर को भी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि हमारा प्राइस वन है और ये हमारी क्वांटिटी भी होता है। इस सिचुएशन में अगर हम अपने एमआरएस की बात करें कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा जो एमआरएस है उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर पहले हमारा जो एमआरएस था वो क्या था कि मेरे x2 में कितना चेंज आया x1 के चेंज होने से। यहाँ पर हमारा जो ये x2 है ये पहले हम नॉर्मली क्वांटिटी की बात कर रहे थे बस। अब ये क्वांटिटी के साथ साथ खर्चों को भी शो करता है कि मैंने कितना अमाउंट स्पेंड करा। तो यहाँ पर हमारा खर्चा मैंने ले लिया, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये इसका भी चेंज शो करता है, खर्चों का भी चेंज शो करता है। या तो हम इसे ऐसे लिख लें या फिर हम इसे ऐसे लिख लें, सेम ही बात है ना। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा अब अमाउंट ऑफ मनी जो हमने स्पेंड करी, या फिर डायरेक्टली हम लिख देते हैं अमाउंट पे, है ना, सेम ही बात है। अमाउंट पे फॉर x2, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं अब अपने एमआरएस की, जो कि इनिशियली क्या शो करता था इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा जो एमआरएस है वो क्या शो करता था कि मैं कितना विलिंग हूँ, मी एज अ कंज्यूमर, मैं कितना विलिंग हूँ गिव अप करने के लिए अपने x2 को, या फिर मैं कितना विलिंग हूँ सब्सटीट्यूट करने के लिए, सब्सटीट्यूट वाली लैंग्वेज में बात करते हैं, मैं कितना विलिंग हूँ सब्सटीट्यूट करने के लिए x2 को, किसके लिए, टू गेन 1 यूनिट ऑफ x1। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम एमआरएस को किस तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पर ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर अब हम क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, पहले हम बोल रहे थे कि मैं कितना विलिंग हूँ सब्सटीट्यूट करने के लिए क्वांटिटी। अब हम बात करेंगे कि मैं कितना विलिंग हूँ अमाउंट ऑफ मनी जो मैं पे कर रहा था x2 पर, अब वो सब्सटीट्यूट करने के लिए फॉर x1, है ना। तो यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एक बार समराइज करूं तो इन जनरल अगर हम अपने एमआरएस की बात करते हैं, तो एमआरएस जहाँ पर हम अपने x2 को एज अ क्वांटिटी सिर्फ ट्रीट कर रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या शो करता है, उस सिचुएशन में हमारा एमआरएस हमें बताता है कि एक कंज्यूमर कितना विलिंग है अपने x2 को सब्सटीट्यूट करने के लिए x1 से, ताकि वो उसका 1 यूनिट जो है एड ऑन कर सके। यहाँ पर अगर हम अपने x2 को एक्सपेंडिचर से रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे जैसे इस सिचुएशन में हमने
एक्सपेंडिचर से रिप्लेस कर दिया क्योंकि हमारा प्राइस भी 1 था। तो सिचुएशन में अब हम बात करेंगे कि हमारे x1 के चेंज होने से जो हम अमाउंट स्पेंड कर रहे थे गुड टू पर वो कितना चेंज होगा। अमाउंट इसलिए चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर अगर हम अपने x1 को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें x2 को कम करना पड़ेगा। और x2 कब कम होगा? जब हम उस पर जो अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं उसको कम करेंगे तो हमारी x2 की क्वांटिटी जो हम परचेज करते हैं वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में हम अपने एमआरएस को किस तरीके से स्टडी करते हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो कितना विलिंग है सब्सटीट्यूट करने के लिए। क्या इस सिचुएशन में क्या सब्सटीट्यूट करने के लिए विलिंग है कि वो जो अमाउंट स्पेंड करता है एक्स2 पर उसको वो सब्सटीट्यूट करे किससे, कि वो जो 1 एडिशनल यूनिट वो खरीद रहा है x1 का। तो इस सिचुएशन में वो कितना अमाउंट ऑफ मनी जो इस पे स्पेंड कर रहा है उसको इसके बदले में एक्सचेंज करेगा। यहाँ पर हम उस रेट की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे बात करते हैं अपनी विलिंगनेस टू पे की, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो विलिंगनेस टू पे की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि जो हम अमाउंट ऑफ मनी पे कर रहे हैं, हमारा अमाउंट टू पे है उसको हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। किससे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं? विद x1। कि अब जो हम पहले अमाउंट स्पेंड करते थे अपने x2 पर उसको हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं विद x1 कि अब वो अमाउंट हम x1 पर खर्च करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि इधर से हम अपनी विलिंगनेस टू पे को भी देख सकते हैं कि जो अमाउंट मैं पहले x2 पर खर्च करती थी अब मैं उसको उस अमाउंट को कितना सब्सटीट्यूट करने के लिए तैयार हूँ x1 से, मतलब कि वो अमाउंट अब मैं कितना देने के लिए तैयार हूँ x1 को, है ना। इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीटली एंड होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और डिफरेंट केसेस की बात करेंगे जहाँ पर हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट शेप में होगा, है ना। तो यहाँ पर आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।